एमडीसी पेपर हिंदी सेमेस्टर थर्ड का जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी का एनालिसिस करके यहाँ पर सारे क्वेश्चन को कवर किया गया। इसके अलावा जो भी हमें एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगे कि हाँ ये आने वाला है वो भी यहाँ पर क्वेश्चन इन्वॉल्व है। पूरा सीरीज आपको देख लेना है। क्वेश्चन क्या आपका, हिंदी पत्रकारिता का उद्भव व उसके विकास को स्पष्ट करे। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत, उद्भव का मतलब होता है शुरुआत, कैसे हुई और जब शुरुआत हुई तो फिर धीरे धीरे इतना प्रचलित कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। आज के टाइम में जो पत्रकारिता है वो आपके हाथ में आ चुकी है। कहने का मतलब है आपके मोबाइल में पूरे तरीके से आधुनिक टाइम में यानी वर्तमान काल में डिजिटल हो चुका है। तो इसके बारे में आपको शुरू से लेकर लास्ट तक लिखना है। बहुत ही आसान तरीके से आंसर है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। तो पत्रकारिता का मतलब क्या होता है वो समझिए। समाचारों को लोगों तक पहुंचाना, उन्हें सच्चाई बताना और समाज में जागरूकता फैलाना। जब ये काम हिंदी भाषा में किया जाता है तो उसे ही हम हिंदी पत्रकारिता कहते हैं। यानी समाचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो भी सच्चाई है, जो भी घटना है, उस घटना के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अगर हिंदी भाषा में उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, उसी को ही हिंदी पत्रकारिता कहते हैं। अब समझते हैं यहाँ पर हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई, यानी इसका उद्भव। तो हिंदी में सबसे पहला अखबार उदंड मार्तंड था। यह 30 मई 1826 को कोलकाता से निकाला गया था। इसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने शुरू किया था। यह हर हफ्ते यानी एक हफ्ते में एक बार छपता था। यह एक साप्ताहिक अखबार था और इसका उद्देश्य क्या था, हिंदी बोलने वाले लोगों तक सच्ची खबरें पहुंचाना। लेकिन ये अखबार ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया क्योंकि उस समय बहुत कम लोग हिंदी पढ़ सकते थे। सरकार से कोई मदद भी नहीं मिली, यानी जब कोई खरीदेगा नहीं तो पैसे की कमी आ जाएगी और पैसे की कमी के कारण भी उस समय जो सरकार थी वो भी मदद नहीं मिला, उससे भी नहीं मदद मिला, यानी पैसे की कमी थी, इसलिए यह बंद हो गया। फिर धीरे धीरे कैसे बढ़ी हिंदी पत्रकारिता इसके बारे में समझते हैं। तो शुरुआती कठिनाइयों के बाद, यानी अभी हमने देखा क्या कठिनाई आई, आर्थिक प्रॉब्लम था। तो शुरुआती कठिनाइयों के बाद भी कुछ और हिंदी अखबार शुरू हुए, जैसे कि भारत मित्र, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, आर्यव्रत, हिंदुस्तान। इन अखबारों ने लोगों को समाज, राजनीति और अंग्रेजों के अन्याय के बारे में बताया। अब समझते हैं जब शुरुआत हो गई तो फिर 1857 में यानी आज़ादी की लड़ाई में भी इन पत्रकारिताओं ने किस तरीके से भूमिका निभाई वो समझते हैं। जब 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, लोग लड़ रहे थे, विरोध कर रहे थे अंग्रेज का, उस समय पत्रकारिता ने यानी हिंदी पत्रकारिता ने लोगों के अंदर, दिलों में इस अखबार के जरिए देशभक्ति और एकता का संदेश देना शुरू किया। कई अखबारों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई। कुछ प्रसिद्ध पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने पत्रकारिता से देश की सेवा की, आइए समझते हैं। जैसे कि पहला आपका बाल गंगाधर तिलक, इसके अलावा गणेश शंकर विद्यार्थी, इसके अलावा महात्मा गांधी। इनके द्वारा जो भी पत्रिका निकलती थी जैसे कि यंग इंडिया, हरिजन, इसमें महात्मा गांधी ऐसे ऐसे चीज़ों को लिखते थे, अंग्रेज के बारे में ऐसी ऐसी बातों को लिखते थे जिससे लोग पढ़कर मोटिवेशन लेते थे, मोटिवेट होते थे और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते थे, विरोध करते थे अंग्रेजों का, आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय और इन सब ने क्या किया, अखबारों के ज़रिए लोगों को बताया कि देश को आज़ाद कराना क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है। इसके बाद अब समझते हैं आज़ादी के बाद हिंदी पत्रकारिता। हमने देख लिया आज़ादी से पहले किस तरीके से भूमिका निभाई, आप चाहो तो और भी एक्सप्लेन कर सकते हो। 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो पत्रकारिता को और आज़ादी मिली। जब आज़ाद हो गया तो भाई अब तो आउट ऑफ कंट्रोल है, यानी किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो कहने का मतलब है अब और तेज़ी से यह बढ़ने लगा। बहुत से नए हिंदी अखबार की शुरुआत हुई, जैसे कि आपका नव भारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, हिंदुस्तान, राजस्थान पत्रिका। इन अखबारों ने जनता की समस्याओं को उठाया और सरकार से सवाल किए और आम आदमी की आवाज़ बनी। समझ में आया। अब समझते हैं देश आज़ाद के टाइम में हमने देख लिया। अब समझते हैं आज के टाइम में, यानी डिजिटल पत्रकारिता। जो आज के टाइम में जो पत्रकारिता हो चुकी है वो डिजिटाइल हो चुकी है पूरी तरीके से, यानी आप अपने घर में ही बैठकर सारी खबरें देख सकते हो, अखबार खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। अब पत्रकारिता सिर्फ अखबारों तक सीमित नहीं है, टीवी चैनल, इंटरनेट, मोबाइल ऐप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि से भी खबरें पहुंच जाती है। लोग अब 24 आवर्स यानी 24 घंटे खबरें देखते हैं और पढ़ सकते हैं। कई हिंदी न्यूज़ वेबसाइट भी है, जैसे कि यहाँ पर क्या आपका एनडीटीवी इंडिया न्यूज़ चैनल भी है, ये टीवी में आपका ये चैनल भी आता है, जैसे कि एबीपी न्यूज़, आज तक, जी न्यूज़। ये चारों जो चैनल है ना, ये एक बिका हुआ चैनल है। अभी के टाइम में ये जो चैनल है यहाँ पर सिर्फ धार्मिक मुर्गा लड़ाई चलता है। यहाँ पर स्टूडेंट के हितों की बात नहीं चलती है, याद रखिएगा। किसी तरीके से कुछ धांधली होता है, वैकेंसी वगैरह जो भी चीज़ें होती है, या फिर अर्थव्यवस्था कैसे चौपट हो रही है भारत देश की,
भारत देश का जो शिक्षा व्यवस्था है वो गुड़ गोबर हो रहा है, इसके बारे में यहाँ पर बात नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ धर्म 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 होता है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि जनता वही चीज़ देखना ही चाहती है। अब हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है जिससे वह खबरें तुरंत देख सकते हैं। अब निष्कर्ष के तौर पर आपको क्या लिखना है कि हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत 1826 में उदयन मार्तंड से हुई और धीरे धीरे इसमें विकास हुआ और आज यह बहुत शक्तिशाली माध्यम बन चुकी है। इसने देश की आज़ादी में मदद की और आज भी ये जनता की आवाज़ है। आज हिंदी पत्रकारिता ने डिजिटल और सोशल मीडिया के ज़रिए हर घर तक अपनी बात को पहुंचाई है। तो किस तरीके से हिंदी पत्रकारिता का उद्भव हुआ और उसके बाद देश की आज़ादी से पहले क्या कंडीशन था, देश की आज़ादी के बाद क्या कंडीशन है और वर्तमान टाइम में यह किस तरीके से डेवलप किया, इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हिंदी पत्रकारिता की परिभाषा एवं प्रकारों का वर्णन करें। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले इसके अर्थ के बारे में जानेंगे, इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ इसके जो प्रकार है, टाइप्स है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका उत्तर क्या है। तो सबसे पहले हिंदी पत्रकारिता का अर्थ समझते हैं। पत्रकारिता को अंग्रेजी में जर्नलिज्म कहते हैं। जर्नलिज्म समझते हो, जो दीन दुनिया की घटनाओं को क्या करता है, एकत्रित करके उन सभी चीज़ों को पत्रकारिता के तहत लोगों को अवगत कराते हैं, बताते हैं, वही जर्नलिज्म होता है, जिसका तात्पर्य है कि दैनिक घटनाओं का दस्तावेजीकरण करना। दस्तावेज का मतलब होता है कागज पत्तर में या किसी तरीके से किसी भी वस्तु में दिनचर्या जो घटना घटित होती है, घटती है, उन सभी घटनाओं को क्या करना, लोगों को बताना। यही होता है आपका जर्नलिज्म या फिर पत्रकारिता। हिंदी पत्रकारिता भारत की पत्रकारिता का वह स्वरूप है। अब हिंदी पत्रकारिता क्या है, यहाँ तो हमने समझा पत्रकारिता, लेकिन हिंदी पत्रकारिता क्या है। तो हिंदी भाषा भारत में बोली जाती है, तो हिंदी पत्रकारिता भारत में ही रहेगी। तो हिंदी पत्रकारिता भारत की पत्रकारिता का वह स्वरूप है जो हिंदी भाषा में समाचार, विचार और जानकारियाँ प्रस्तुत करती है। यानी एक ऐसा स्वरूप है, इसका ऐसा रूप है पत्रकारिता का जो हिंदी भाषा में क्या करता है, या समाचार हो गया, या किसी भी चीज़ का या किसी व्यक्ति का विचार हो गया, या जो भी घटित घटनाओं का जानकारी हो गया, इन सभी चीज़ों को हिंदी में हमें देता है, यानी प्रस्तुत करता है। यह भारत की सामाजिक, यानी समाज किस तरीके से चल रहा है, समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सारी घटनाओं के बारे में, साथ ही साथ सांस्कृतिक या फिर राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं या फिर उससे रिलेटेड घटनाओं को समझने और लोगों को जागरूक करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। तो समझ गए अच्छी तरीके से, यानी सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर राजनीतिक या फिर आर्थिक की जो संरचना है, इसकी बनावट है, उन सभी चीज़ों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, जिससे हम जागरूक होते हैं, वही क्या आपका पत्रकारिता है। पत्रकारिता का उद्देश्य केवल जानकारी देना ही नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना और सत्य को प्रकट करना भी है। पत्रकारिता का अर्थ होता है कि हमें जागरूक करे। जैसे कि अगर आप किसी न्यूज़ के बारे में देखते हो तो वो न्यूज़ सही होनी चाहिए। अभी के टाइम में अगर मैं बताऊँ, टीवी का न्यूज़ अगर आप खोलोगे तो सीधा वहाँ पर धर्म से रिलेटेड ही नंगा नाच हो रहा है। बहुत कड़वी बात है, लेकिन आप सच्चाई इसे एक्सेप्ट कीजिएगा। वहाँ पर ना स्टूडेंट से रिलेटेड चीज़ें छपती है, वहाँ पर ना स्टूडेंट के वैकेंसी से रिलेटेड चीज़ें छपती है, स्टूडेंट की जो पढ़ाई व्यवस्था है, जैसे कि यूनिवर्सिटी की जो हालात है, आज तक कभी भी किसी अखबार में छपते हुए देखा है? नहीं। तो आज की जो पत्रकारिता है ना, वाकई में वो वैसी पत्रकारिता नहीं रही जिससे लोग जागरूक हो सके। ताकि हमारे जैसे जो चैनल है या इसके अलावा और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो चैनल है, जो ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, वो जागरूक करते हैं। मीडिया का काम सारा कौन करते हैं? हमारे जैसे चैनल वाले ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक मीडिया का काम, पत्रकारिता का काम क्या है? केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है। लेकिन यहाँ पर मुर्गा मुर्गी का लड़ाई चलाते हैं अपने चैनल में। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। तो चलिए, ये हो गया आपका हिंदी पत्रकारिता के अर्थ के बारे में, या फिर आप बोल सकते हो कि हमने कंसेप्ट क्लियर किया कि हिंदी पत्रकारिता होता क्या है। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। हिंदी पत्रकारिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में हो रही घटनाओं, विचारों और सूचनाओं को हिंदी भाषा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। बहुत टफ इसका परिभाषा था, मैं एक ही परिभाषा लिया हूं जो बहुत ही आसान है कि हिंदी पत्रकारिता एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा काम है, ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से समाज में जो होती है घटनाएं, दिनचर्या जो घटना होती है, या फिर जो भी विद्वान होते हैं, या फिर जो लोगों के विचार होते हैं, और जो सूचनाएं होती है, जो खबर होती है, उन सभी चीज़ों को हिंदी भाषा के माध्यम से अगर हम लोगों के पास पहुंचाते हैं, वही क्या कहलाती है? आपका हिंदी पत्रकारिता। तो ये परिभाषा लिख दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। अब आगे देखिए, हिंदी पत्रकारिता का इतिहास, इसको भी जानना जरूरी है। हालांकि क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं कि इतिहास बताइए, लेकिन आपको लिखना जरूरी है जब आप उसके अर्थ को लिख रहे हो।
हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत 30 मई 1826 को हुई थी, जब पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उदंत मार्तंड नामक पहला हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित किया था। ये 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ था वह कौन सा था? तो उदंत मार्तंड। और यह जो पत्रकारिता थी या फिर पत्र था वह साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार रिलीज होता था। जैसे कि अभी आप अखबार देखोगे या फिर जो पत्रिकाएं देखोगे तो अधिकतर देखोगे कि वो रेगुलर बेसिस पर हो गई है, आपको हर रोज़ मिलेंगे, लेकिन ये साप्ताहिक था और इसका प्रकाशन कोलकाता से हुआ। इसके बाद सुधाकर, बनारस अखबार और सरस्वती जैसे अन्य पत्रिकाओं ने हिंदी पत्रकारिता को आगे बढ़ाया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी पत्रकारिता ने स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। जब हम लोग अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे उस समय ना ही 4G नेटवर्क था, ना ही 5G नेटवर्क था, ना ही 3G नेटवर्क था, इंटरनेट बहुत ही कम था। तो आखिर एक राज्य में अगर कुछ आंदोलन हो रही है तो दूसरे राज्य को कैसे पता चलेगा? तो ये सारी चीज़ें पत्रकारिता के आधार पर होती थी, खबर को पहुंचाया जाता था। और सोचिए आज के टाइम में जो घटिया मीडिया जो देश को बांटने में लगी है, धर्म के नाम पर जो एक दूसरे को भड़का रही है, एक दूसरे के अंदर में आग डाल रही है, सोचिए कि अगर उस टाइम में अगर ये मीडिया रहती तो पता नहीं आज हम लोग आज़ाद होते या फिर नहीं होते, ये आप सोच सकते हो। क्योंकि जब तक देश एक रहेगा हमारा देश हमेशा महान कहलाएगा, अगर एक नहीं रहेगा देश की उन्नति कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अक्सर देखा गया है अभी के पॉलिटिक्स में कि हमें भटकाया जाता है किसी दूसरे मुद्दे पर, ताकि शिक्षा, रोजगार, जो भी बेसिक मुद्दे हैं जो हमें सरकार से मांगनी चाहिए या सरकार को हमें देनी चाहिए, उससे भटकाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो रहा है जो उस टाइम नहीं होता था, यानी जब हम लोग अंग्रेज से लड़ाई कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। और उस समय वहाँ की जो मीडिया थी, पत्रकारिता जो थी, वह क्या कर रही थी? लोगों तक सही चीज़ें पहुँचा रही थी कि आखिर वहाँ पर आंदोलन हो रहा है या फिर कैसे या किस प्रकार से हो रहा है। अब हम लोग समझेंगे हिंदी पत्रकारिता के टाइप्स, यानी कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्रकारिता का वर्गीकरण उसके माध्यम से या फिर उसके उद्देश्य से या फिर उसके शैली, इन तीनों चीज़ों के आधार पर किया जा सकता है। हिंदी पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार नीचे दिए गए हैं, आपको इसी तरीके से आंसर भी लिखना है, कॉपी भरता है। अब देखिए पहला क्या आपका प्रचारात्मक पत्रकारिता। प्रचारात्मक पत्रकारिता मतलब क्या है? तो इसमें किसी मुद्दे, विचारधारा या समूह का समर्थन किया जाता है जिसमें सामाजिक या राजनीतिक सुधार को बढ़ावा दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर पर्यावरणीय मुद्दे हो गए या मानव अधिकार अभियानों पर केंद्रित रिपोर्टिंग हो गई। जैसे कि इसमें क्या है, ध्यान से समझिएगा। प्रचारात्मक पत्रकारिता एक ऐसा पत्रकारिता जिसमें आपको प्रचार करना है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है ताकि लोग जागरूक हो सके। जैसे कि पर्यावरण में जो आपका पेड़ जो काट रहे लोग, तो उस बारे में आप लोगों के विचार जो है, बड़े बड़े विद्वान हैं, वो आप लिख कर लोगों को बता सकते हो कि नहीं, पेड़ काटने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारे पृथ्वी में जो मौसम बदलता है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, जिस कारण से फसल नहीं होगी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें नुकसान होगी। या इसके अलावा मानव अधिकार अभियान, यानी जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर जाति पर जो बहुत ही पिछड़ा जाति है उसके साथ अत्याचार हो रहा है, तो उन सभी मुद्दों को पॉइंट्स बनाकर उनको बताना, पत्रकारिता करके लोगों को जागरूक करना कि नहीं, इनके साथ अत्याचार हो रहा है, इनको भी बढ़ावा मिलना चाहिए वगैरह वगैरह, इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। आज देश आज़ाद हुए कितना साल हो गया, लेकिन इनको इनका अधिकार नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर इनके आधार पर जो पत्रकारिता होती है तो उसे प्रचारात्मक पत्रकारिता कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट आपका अन्वेषणात्मक पत्रकारिता, यानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। इस वर्ड से आप लोग जरूर कुछ ना कुछ समझे होंगे। इन्वेस्टिगेशन करना, यानी इसमें गहराई से जांच करके छिपे हुए तथ्यों को उजागर किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जैसे कि भ्रष्टाचार, घोटाले या अन्य सामाजिक समस्याओं को सामने लाना है। ये जो आपका पत्रकारिता है, इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता यानी अन्वेषणात्मक पत्रकारिता, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई नेता भ्रष्टाचार कर रहा है, हमें जानकारी नहीं है, तो क्या करते हैं, ये जर्नलिज्म जो होते हैं वो इसको गुप्त रूप से जांच करते हैं। पुलिस या फिर कोई अगर जांच एजेंसी है, उसके अलावा भी ये जो पत्रकारिता जर्नलिज्म है वो भी जांच पड़ताल करते हैं सही तरीके से और उसका पर्दाफाश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। देखिए हालांकि 2 से 3 लाइन है, लेकिन आपको अपने से भी बनाकर कुछ ऐड भी करना है। मैं समझाने के लिए 2 से 3 यहाँ पर लाइन लाया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर क्या होता है, अच्छे से गहराई से जाँच पड़ताल किया जाता है, जो भी छिपी हुई चीज़ें होती है, तथ्य होती है, उसको उजागर किया जाता है। यही होता है आपका अन्वेषणात्मक पत्रकारिता। उदाहरण के तौर पर आप भ्रष्टाचार, घोटाले या अन्य सामाजिक समस्याओं से रिलेटेड चीज़ें लिख सकती हो। जैसे कि नेता भ्रष्टाचार कर दिया, कोई चीज़ में घोटाला हो गया, झारखंड में कोयला घोटाला हो रहा है, आपको पता नहीं होगा लेकिन सच्चाई है, रियल में हो रहा है। इसके अलावा जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, यानी जो पिछड़ी जाती है, आए दिन आपको पता चल रहा होगा कि धर्म के नाम पर या फिर कोई छोटा जाति बड़ा जाति के नाम पर
उत्पीड़न हो रहा है, उसके साथ शोषण हो रहा है, उसको मार दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों के आधार पर अगर आप रिसर्च करके अच्छे से गहराई से इसमें जांच पड़ताल करके पत्रकारिता करते हो तो वही आपका अन्वेषणात्मक पत्रकारिता कहलाएगी। उदाहरण के तौर पर ये और भी उदाहरण लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, वाटर गेट कांड की रिपोर्टिंग। ये घटना हो चुकी है अमेरिका में। अब अमेरिका में ये क्या घटना हुई थी, तो इसमें राजनीतिक घोटाला था। ठीक है, कोई पॉलिटिक्स किए होंगे राष्ट्रपति वगैरह, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रपति ही रहता है जैसे यहाँ प्रधानमंत्री होता है, तो वहाँ पर राजनीतिक घोटाला हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर, समाचार पत्रकारिता यानी न्यूज़ जर्नलिज्म। जैसे कि आज आप लोग देखते हो अखबार में या फिर टीवी में, यह सामान्य घटनाओं और ताज़ा खबरों को कवर करती है। जैसे कि आपको एवरीडे जो डेली न्यूज़ मिलते हैं अखबार से या फिर न्यूज़ से, टीवी वगैरह, मोबाइल वगैरह जो भी चीज़ें, इसका उद्देश्य लोगों को समय पर जानकारी देना। कहीं पर दुर्घटना हो गई या फिर कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया या कहीं पर खेल हो रहा है, मैच वगैरह हो रहा है, जैसे कि भी आईपीएल आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है न्यूज़ के माध्यम से। और इसके अलावा मौसम की भी ताज़ा खबरें जो भी चीज़ें हैं, या फिर राजनीति से रिलेटेड, जैसे कि अभी कौन पार्टी सरकार बनाई झारखंड में वगैरह वगैरह चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलती है वो समाचार पत्रकारिता से। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर, संपादकीय पत्रकारिता यानी एडिटोरियल जर्नलिज्म। इस चीज़ से ही पता चल रहा है कि इसमें एडिट होगा। एडिट होगा मतलब सबसे पहले वो तो भाई देखेगा कि क्या न्यूज़ है, क्या खबर है, अब उसमें वह अपने से एडिट करेगा, अपने से वह लिखेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसमें किसी विषय पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है। यानी कोई विषय है और उसमें व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य पाठकों को प्रभावित करना है, जो पढ़ते हैं न्यूज़ वगैरह उसको प्रभावित करना है, या फिर विचार विमर्श को बढ़ावा देना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अखबारों के संपादकीय कॉलम, जैसे यहाँ पर समझिए ध्यान से, जैसे मान के चलिए अभी झारखंड में चुनाव हुआ और यहाँ पर गठबंधन की सरकार, जिसमें हेमंत सोरेन और कांग्रेस दोनों की गठबंधन की सरकार बनी। अब इसमें किसी व्यक्ति से अगर हम विचार विमर्श करेंगे, पूछेंगे, जैसे तैसे व्यक्ति से नहीं, किसी महान व्यक्ति से या पुराने जो पत्रकार हैं उससे पूछेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे, व्यक्तिगत तौर पर उससे पूछेंगे कि आखिर आपका क्या विचार है जो यहाँ पर ये सरकार बनाई, तो वो अपना विचार साझा करेंगे। और इससे क्या होगा कि उनके जो विचार और विमर्श है वो जनता तक पहुँचेगी। तो यही काम यहाँ पर होता है संपादकीय पत्रकारिता का, यानी किसी भी व्यक्तिगत दृष्टिकोण का किसी भी खबर के आधार पर जो भी उनका विचार होता है वही लोगों तक पहुँचाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो अखबार वाले होते हैं या न्यूज़ वाले होते हैं वो एडिट भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका पांचवा नंबर, साहित्यिक पत्रकारिता। साहित्यिक पत्रकारिता मतलब समझते हो ना, समझिए। साहित्य का मतलब आप समझते होंगे, इतिहास अगर आप पढ़ते हो। इसमें गहरी और विस्तृत कहानी कहने का तरीका अपनाया जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि कहानी के जैसा इसमें होता है, आपको ऐसा न्यूज़ मिलेगा इसमें जो कहानी के जैसा लगेगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, विषय को साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करना। कोई भी विषय है उसे कहानी के जैसा, एक साहित्य के जैसा प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के तौर पर ऐतिहासिक घटनाओं पर लेख, जैसे कि कोई ऐतिहासिक घटना है और उस पर कोई लेख लिख रहा है, जर्नलिज्म कोई लेख लिख रहा है, तो उसको कहानी के जैसा ही लिखेगा। तो ये हो गया साहित्यिक पत्रकारिता। यानी नाम से ही आपको इसी तरीके से आंसर घुमा देना है, वही आंसर हो जाएगा, और एक उदाहरण दे दीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट आपका छठवां नंबर, खेल पत्रकारिता यानी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। अब ये भूल जाएंगे कि इसमें क्या लिखे। खेल पत्रकारिता मतलब इसमें खेल के घटनाओं से रिलेटेड जानकारियाँ एकत्रित की जाती है। इसका उद्देश्य खेल प्रेमियों को जानकारी और विश्लेषण प्रदान करना है। यानी जो भी लोग खेल देखना पसंद करते हैं तो खेल से रिलेटेड खबर को बताना ही ऐसे जर्नलिज्म का काम होता है। समझ में आया ना। जैसे कि क्रिकेट के बारे में आपको पता चलती है, फुटबॉल या फिर ओलंपिक की जो खबरें पता चलती है, उन सभी चीज़। आगे देखिए 7 नंबर, व्यापार पत्रकारिता। व्यापार मतलब बिजनेस से रिलेटेड, आपको इंटरेस्ट है बिजनेस में, तो इसके बारे में आपको खबर भी तो चाहिए, न्यूज़ भी तो चाहिए कि कहाँ पर कौन से बिज़नेस किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, किस बिज़नेस का क्या वैल्यू है, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो इसमें आर्थिक और व्यावसायिक विषयों को कवर किया जाता है। यानी आर्थिक मतलब पैसे कौड़ी से रिलेटेड, और इसका उद्देश्य उद्योग, बाजार और व्यापार जगत की जानकारियाँ देना है। उदाहरण के तौर पर जैसे स्टॉक मार्केटिंग के बारे में जानकारी आपको मिलती है, या व्यापारिक नीतियों की जो रिपोर्ट मिलती है वो इसी के अंडर में आती है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 8 नंबर, वैज्ञानिक पत्रकारिता। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि भाई इसमें कुछ ना कुछ रिसर्च वाली चीज़ें हैं। जैसे कि इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, इन सभी से संबंधित विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे अचानक कुछ इसरो खोज कर दिया, भारत का जो रिसर्च सेंटर है वो इसरो है, कुछ खोज कर दिया, अचानक चंद्रमा में कुछ खोज कर दिया, तो इसके बारे में पत्रकारिता वाले जो लोग यानी जर्नलिज्म है वो हमें बताएंगे, तो आसान भाषा में लिखकर बताएंगे, उसे एक अच्छी लैंग्वेज में बताना, वो काम होता है वैज्ञानिक पत्रकारिता का।
ठीक है। उदाहरण के तौर पर अंतरिक्ष में जो रिसर्च होते हैं, खोजबीन होते हैं इसके बारे में, या फिर स्वास्थ्य संबंधी जो खोजें होती है, जैसे कि हाल ही में कोरोना के टाइम में जो चीज़ें हुई, यानी जो भी घटना हुई, उन सभी घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती थी रेगुलर बेसिस पर, या इसके अलावा जो भी वैक्सीन वगैरह बना उसके बारे में भी जानकारी मिली। ये सारी चीज़ें वैज्ञानिक पत्रकारिता में आती है। 9 नंबर देखिए, सांस्कृतिक पत्रकारिता यानी कल्चरल जर्नलिज्म। इसमें क्या होता है, सांस्कृतिक से रिलेटेड चीज़ें दी रहती है, जैसे कि यह कला, संस्कृति, साहित्य और मनोरंजन के क्षेत्रों को कवर करती है। इसका उद्देश्य समाज की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देना है। उदाहरण के तौर पर फिल्म समीक्षा, नाटकों की रिपोर्टिंग, यानी जैसे कि कोई भी फिल्म निकलता है, कुछ भी फिल्म रिलीज़ होता है, तो उस फिल्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, जो भी मतलब उस फिल्म में जो भी चीज़ें बताई जाती है, संस्कृति से रिलेटेड, कला या साहित्य, या जो भी चीज़ें मनोरंजन से रिलेटेड होती है, तो उसके बारे में खबर देना, या फिर इसके अलावा नाटकों की जो रिपोर्टिंग होती है उन सभी चीज़ों के बारे में। ओवरऑल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, इतना लिखिएगा कि ये जो पत्रकारिता वह कला, संस्कृति, साहित्य और मनोरंजन के क्षेत्र को ही कवर करती है, और इसका उद्देश्य है समाज की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देना, लोगों तक अपनी संस्कृति के बारे में जागरूकता फैलाना, यही इसका काम है। लोगों को पता चले कि उनकी संस्कृति क्या है और क्या थी। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर, डिजिटल पत्रकारिता। अभी के टाइम में यही चीज़ ज़्यादा प्रचलित है, वायरल है। यह ऑनलाइन माध्यमों जैसे कि सोशल मीडिया और वेबसाइट के माध्यम से की जाती है। सोशल मीडिया में सारा कुछ आ गया, जैसे कि ये मेरा जो अभी यूट्यूब चैनल है ये भी सोशल मीडिया है, फेसबुक और इसके अलावा गूगल और भी चीज़ें हैं। ये सारी जो सोशल मीडिया है, वेबसाइट है, इसके माध्यम से की जाती है यहाँ पर पत्रकारिता। इसका उद्देश्य तेज़ी से खबरें पहुँचाना और संवाद को इंटरैक्टिव बनाना है, जैसे कि आपको तेज़ी से समझाना कि वाकई में अभी कैसे क्या हालात है यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी अपडेट आती है उसको अच्छे से बताना। तो हम भी एक तरह से ही डिजिटल पत्रकारिता का उदाहरण है, हम भी। तो ये आपका हो गया डिजिटल पत्रकारिता, ठीक है। एक आध बार आप अच्छे से पढ़िएगा, बेहद अच्छे से समझ में आएगी। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो उदाहरण के तौर पर ब्लॉग का मतलब जैसे कि आप गूगल खोलते हो तो नीचे आप स्क्रॉल करते हो तो वहाँ पर बहुत सारी खबरें मिलती है, वो हो जाता है ब्लॉग। या फिर वेब पोर्टल, जैसे कि कोई वेबसाइट होता है वहाँ पर भी जाती है। फिर यूट्यूब चैनल, जैसे कि ये आप देख रहे हो वीडियो। तो ये सारा टोटल 10 हमने आपको टाइप्स बताया। इनमें से लगभग आपसे रिक्वेस्ट है 7 याद कर लीजिएगा, कम से कम 7 से 8। मैं तो कहता हूँ 10 छोड़ो, अपने से दिमाग में कुछ भी आएगा ना तो 11, 12, 15 भी लिख दीजिएगा, क्योंकि प्रकार में कोई प्रमुख प्रकार नहीं है। अलग अलग जो माध्यम है, या फिर अभी हमने शुरू में क्या बताया, घटना, जैसे कि कोई अगर खेल से रिलेटेड खबरें अगर बता रही है तो वो खेल जगत वाले जर्नलिज्म है। कोई अगर वैज्ञानिक से रिलेटेड चीज़ें बता रही है तो वह वैज्ञानिक जर्नलिज्म है। तो इस तरीके से आप अपने से भी ढूंढ सकते हो, बाकी आप 10 भी लिख सकते हो। निष्कर्ष के तौर पर आपको क्या लिखना है कि हिंदी पत्रकारिता भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह समाज को सूचित, शिक्षित और जागरूक करने का काम करती है। हालांकि इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी इसकी भूमिका और प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। बाकी मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है वीडियो को बनाने में, तो कम से कम नए व्यूवर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हिंदी पत्रकारिता का शाब्दिक अर्थ क्या है, या फिर हिंदी पत्रकारिता से आप क्या समझते हो, या फिर हिंदी पत्रकारिता की परिभाषा दे, या फिर हिंदी पत्रकारिता के स्वरूप, और स्वरूप को ही एक और क्या बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं। तो स्वरूप रहे या फिर प्रकृति रहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हूबहू छपा रहेगा क्वेश्चन पेपर में, आप देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको अगर बता दूं, भारत की जो मीडिया है, जो पत्रकारिता है, उसको हिंदी में पत्रकारिता बोलते हैं, यानी जो मीडिया है कहीं ना कहीं इतना घटिया रैंक में है, 159 या फिर 160 के रैंक में है। और अगर देखा जाए जिस तरीके से मीडिया कर रही है, सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के नाम पर खबरें चला रही है, जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बिक चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप पढ़िएगा एक मीडिया की परिभाषा, इसका स्वरूप क्या होना चाहिए, इसकी परिभाषा किस विद्वानों द्वारा जो दिया गया है वो किस तरीके से दिया गया है, आप अगर यहाँ पर पढ़ोगे ना, बोलोगे कि सबसे घटिया अगर कोई है तो मीडिया आज की है। क्योंकि आज की जो मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ जातिवाद पर ही खबरें चलाती है, खबरें दिखाती है। लेकिन अगर कभी भी स्टूडेंट के लिए हो, चाहे वो अखबार ही क्यों ना हो, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, अखबार में कितना क्रिटिसाइज किया जाता है बताइए रिव्यू के बारे में, एक भी नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है मालूम है? वहीं अगर आप रिव्यू के जो भी फंक्शन होते हैं उन सभी फंक्शन का देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से खबरें छपती है। क्यों? क्योंकि उनको पैसा मिलता है। लेकिन वही चीज़ अगर आप देखिएगा रिव्यू के अंदर में जो भी चीज़ धांधली हो रही है को लेकर कितना छपा, कुछ नहीं छपा। तो ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे आंसर में। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हिंदी पत्रकारिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसके शब्द में क्या अर्थ छुपा है। तो हिंदी पत्रकारिता में पत्र एक है ना, ये पत्र का अर्थ है समाचार पत्र। जो पत्र है उसका अर्थ है समाचार पत्र, और जो कारिता यहाँ से यहाँ तक है उसका अर्थ है कार्य।
इस प्रकार हिंदी पत्रकारिता का शाब्दिक अर्थ है हिंदी भाषा में समाचारों का संग्रह, लेखन, संपादन और प्रसार करना है। समझिए पहले ध्यान से, यहाँ पर जो पत्रकारिता लिखी गई है जिसमें आप इसे दो भाग में तोड़िएगा तो एक आएगा पत्र जिसका मतलब होता है समाचार पत्र, और एक आएगा कारिता जिसका मतलब होता है कार्य। यानी अगर ओवरऑल पूरे तरीके से अगर हम इसे समझेंगे, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समाचारों का संग्रह, मतलब जो भी खबर है, न्यूज़ है, चाहे किसी भी जगह का न्यूज़ हो, खेल न्यूज़ हो या फिर मनोरंजन न्यूज़ हो या फिर राजनीतिक न्यूज़ हो, किसी तरीके से कोई भी न्यूज़ हो या फिर दुर्घटना वाली न्यूज़ हो, सभी समाचारों को, न्यूज़ों को संग्रह किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, साथ ही साथ उसे लिखा जाता है, साथ ही साथ संपादक के द्वारा उसका संपादन किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि किन खबरों को छापा जाए, किन खबरों को किस तरीके से लिखा जाए, और फिर लास्ट में जब उसका प्रसार और प्रचार हो जाता है वही कहलाता है हिंदी पत्रकारिता। यानी हिंदी भाषा में अगर जो भी न्यूज़ को हम लोग लिख कर उसको चलाते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी पत्रकारिता। अब यहाँ पर हम लोग विद्वानों द्वारा जो भी हिंदी पत्रकारिता की परिभाषा दी गई है उसे समझेंगे। देखिए, कभी भी अगर परिभाषा आपके क्वेश्चन में रहे या फिर ना भी रहे तो कोशिश कीजिएगा अर्थ जरूर लिखिएगा और परिभाषा जरूर लिखिएगा, ये जरूरी होता है। ठीक है, तो परिभाषा में आपको क्या देना, विद्वानों द्वारा जो भी परिभाषा दी गई है उसी को ही देना है। तो 3 परिभाषा है, तीनों को याद कर लीजिएगा। पहला देखिए, डॉक्टर रघुनंदन शर्मा द्वारा क्या बोला गया है कि आखिर पत्रकारिता है क्या। तो पत्रकारिता वह साधन है जिसके द्वारा समाज में जागरूकता लाई जाती है और जनता के विचारों को स्वर दिया जाता है। यानी रघुनंदन शर्मा के द्वारा बोला गया है कि पत्रकारिता एक साधन है जिसके द्वारा समाज में जागरूकता फैलाई जाती है और जनता के विचारों को आवाज़ दिया जाता है। समझ में आया ना। आगे देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी, इनके द्वारा यहाँ पर देखिए पत्रकारिता के बारे में क्या बताई गई है, परिभाषा क्या दी गई है। तो पत्रकारिता समाज की सेवा करने का वह माध्यम है। यानी इन्होंने बताया कि पत्रकारिता जो है वो सामाजिक कार्य है भाई, समाज की सेवा है। ठीक है, और इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जो भी सत्य है, ठीक है, जो भी घटना है या जो भी सत्य चीज़ें हैं, सही चीज़ है, न्याय और लोकहित में क्या करते हैं हम लोग, इसको प्राथमिकता देते हैं। यानी देखा जाए तो पत्रकारिता में सही और सत्य की बातें होती है, कोई भी मनगढ़ंत या झूठी बातें नहीं फैलाई जाती है, और इसमें न्याय की बात की जाती है। किसी के साथ अन्याय या फिर दुर्व्यवहार या फिर दंगे फसाद वाला न्यूज़ नहीं फैलाना है, ये इनके द्वारा यहाँ पर बताई गई है। और लोकहित के लिए है, यानी लोकहित समझते हो, जनता के लिए। ठीक है, सबसे पहला यही चीज़ की प्राथमिकता है। आगे देखिए, तीसरे नंबर पर महात्मा गांधी ने, यानी महान विद्वान महात्मा गांधी ने आखिर क्या बताया है पत्रकारिता को, सुनिए। पत्रकारिता का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं है बल्कि जनता के नैतिक और सामाजिक स्तर को ऊपर उठाना है। यानी पत्रकारिता का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं है, जो भी खबर है उसको आपको बताना नहीं है, बल्कि जनता के जो भी नैतिक मूल्य है, नैतिक का मतलब जनता के लिए क्या सही है क्या गलत है, और सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए पत्रकारिता का एक उद्देश्य होता है सूचना के साथ साथ। आगे देखिए, तो ये महात्मा गांधी का परिभाषा दिया गया था पत्रकारिता के बारे में। अब हम लोग समझते हैं हिंदी पत्रकारिता के स्वरूप, यानी किस तरीके से होती है हिंदी पत्रकारिता। तो देखिए, पहला जो इसका स्वरूप है वह आपका सूचनात्मक स्वरूप। यानी हिंदी पत्रकारिता का प्राथमिक उद्देश्य जनता को घटनाओं और मुद्दों की सही जानकारी देना। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों, राजनीतिक घटनाओं, आर्थिक परिवर्तनों और आपदाओं जैसी सूचनाओं को संकलित कर प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य जनता को जागरूक और सूचित करना है ताकि वे सही निर्णय ले सके। पत्रकारिता का यह स्वरूप सत्य और सटीकता पर आधारित होता है। देखिए, समझिए यहाँ पर ये क्या बोला गया है इस सूचनात्मक स्वरूप में। यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है, इस वर्ड से आप याद कीजिएगा कि इसमें, इस हिंदी पत्रकारिता में सबसे पहला जो उद्देश्य है वह घटना हो या फिर किसी प्रकार का मुद्दा हो, उसके बारे में आपको सूचित करना। ठीक है, सूचित करना, जानकारी देना। साथ ही साथ यह जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, यानी देश के या फिर देश से बाहर जो भी खबर है, चाहे वो खबर राजनीतिक दृष्टि का हो या फिर आर्थिक परिवर्तन का हो या फिर अर्थव्यवस्था से रिलेटेड चीज़ें हो या फिर कहीं आपदा आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, इन सभी सूचनाओं को यह क्या करते हैं, जमा करके आपको प्रस्तुत करते हैं। इनका यही उद्देश्य है, यानी सूचना देते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि देश हो चाहे विदेश हो, उसमें जो भी घटना हो, जो भी न्यूज़ हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या फिर कोई आपदा हो, सभी सूचना को आपको अवगत कराना, जानकारी देना, सूचित करना, इसका पहला उद्देश्य है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य जनता को जागरूक और सूचित करना है ताकि वे सही निर्णय ले सके। पत्रकारिता का सही स्वरूप सत्य और सटीकता पर आधारित होता है। ये लाइन आप समझिए। पत्रकारिता का एक ही मीनिंग होता है कि भाई उसका जो स्वरूप है वो सत्य और सटीकता पर आधारित होना चाहिए, ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। अभी आप देखिएगा मीडिया, आप चैनल खोल लीजिए, अभी आप चैनल खोलिए, मैं आपको चैनल का नाम बता रहा हूँ, रिपब्लिक भारत। ठीक है, नाम तो बहुत सुंदर है, लेकिन इस चैनल में देखिएगा 24 घंटा
जाति 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 यही भुगते रहते हैं। आप वहाँ पर चैनल खोलिए, उसके बाद आपको पता चलेगा ऑटोमेटिक हो क्या रहा है। आप खोलिए अपने घर के टीवी में जाकर, या आप यूट्यूब चैनल पर ही देखिए, तो वहाँ पर आपको क्या सत्य की बातें एक जरा सा नजर आ रहा है, सटीकता नजर आ रही है। सटीकता का मतलब होता है आपको घुमाना नहीं, जबकि वहाँ पर घुमावदार तरीके से कहीं ना कहीं आपको जातिवाद में फंसाकर भड़काया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका शैक्षिक स्वरूप। इसका जो स्वरूप होता है वो शैक्षिक भी होता है। अभी हमने देखा सूचनात्मक स्वरूप यानी सूचना देती है, अब शैक्षिक स्वरूप कहने का क्या मतलब है? तो देखिए हिंदी पत्रकारिता समाज को शिक्षित और जागरूक करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। शैक्षिक स्वरूप इसलिए है क्योंकि जो है ना, ये हिंदी पत्रकारिता याद रखिएगा, यह समाज को शिक्षित भी करता है और जागरूक भी करता है। यह विभिन्न विषयों जैसे कि स्वास्थ्य, कहीं ना कहीं आप न्यूज़ में देखे होंगे, आपको मैं एक न्यूज़ चैनल बता रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब में वो बहुत ज़्यादा फेमस है, लल्लन टॉप। आप उसमें देखिएगा, स्वास्थ्य से रिलेटेड भी आपको उसमें जानकारी मिलेगी, विज्ञान से रिलेटेड भी जानकारी मिलेगी, पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पर मिलेगी, तकनीक से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेगी हर क्षेत्र में। तो शैक्षिक तौर से भी हमें वह जागरूक करती है हिंदी पत्रकारिता, और तकनीकी विकास पर भी, ठीक है, लेख, रिपोर्ट और विचार प्रस्तुत करती है। साथ ही साथ बहुत सारे अखबार में भी आप देखोगे, लास्ट वाले पेज में देखिएगा आप, विज्ञान की दृष्टि से क्या खोजी गई, क्या खोज हुआ, वो भी आपको लास्ट वाले पेज में मिलेगा। आज ये आविष्कार हुआ, कहाँ पर किस तरीके से हुआ। साथ ही साथ स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें भी बताई जाती है। इसके माध्यम से समाज में नई जानकारियाँ और समझ विकसित होती है, और पत्रकारिता का यह स्वरूप लोगों को ज्ञान प्रदान करता है। और ये जो चीज़ें हम लोग, चाहे वो स्वास्थ्य हो, विज्ञान हो, ये सारी चीज़ें, या फिर तकनीकी विकास हो, ये सारी चीज़ें जो हमें जानकारी मिलती है हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से, यही तो है शैक्षिक हमें करना, जागरूक करना। समझ में आया ना? तो शैक्षिक स्वरूप में यही सारी चीज़ें होती है। इससे हमें सोचने समझने की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है। आगे देखिए, तीसरा जो स्वरूप है वो है मनोरंजन स्वरूप। इसके बारे में आपको पता होगा, मनोरंजन पत्रकारिता का भी एक प्रमुख पहलू है। यानी हमें हिंदी पत्रकारिता से मनोरंजन भी सारी जानकारी मिलती है, और मनोरंजन से रिलेटेड चीज़ें भी प्राप्त होती है। इसमें फिल्म, संगीत, खेल और जीवन शैली से जुड़ी सामग्री प्रस्तुत की जाती है। यह लोगों को हल्के फुल्के विषयों के माध्यम से राहत और खुशी प्रदान करती है। मनोरंजन स्वरूप में कहानियाँ, कविताएँ या फिर साक्षात्कार और सेलिब्रिटी से जुड़े समाचार भी शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य लोगों के तनाव को कम करना और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा देना। देखिए यहाँ पर ये जो मनोरंजन है, इसमें आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अच्छे तरीके से खुद भी लिख सकते हो कि इसके अंडर में जो भी मनोरंजन से रिलेटेड खबरें हैं, जैसे कि फिल्म से रिलेटेड चीज़ें, संगीत हो गया, खेलकूद हो गए, या जो भी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को आपको बताना, सूचित करना, जानकारी देना। या इसके अलावा और भी मनोरंजन चीज़ें हैं, जैसे कि आपको कहानियाँ भी मिलेगी, ठीक है, अखबार में देखिएगा, कविताएँ भी मिलेगी, साथ ही साथ साक्षात्कार भी मिलेंगे, साथ ही साथ सेलिब्रिटी भी मिलेगी, सेलिब्रिटी से जो भी जानकारी है उससे रिलेटेड चीज़ें भी मिलेगी। साथ ही साथ आपको अनेकों पहेलियाँ भी मिलेगी अगर आप देखिएगा अखबार। तो वही चीज़ें यानी यहाँ पर क्या करती है, मनोरंजन के रूप में हमें सूचित करती है, हमें बताती है, और साथ ही साथ हमारे अंदर कहीं ना कहीं इसको पढ़ने के बाद एक एनर्जी महसूस होती है, जिसको बोलते हैं सकारात्मक ऊर्जा। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 4th नंबर, समाज सुधारक स्वरूप। अगर मैं बोलूँ सबसे, अगर फर्स्ट जो काम है वो अभी पॉइंट आएगा, पत्रकारिता यानी मीडिया का जो पहला काम है वो तो आएगा, लेकिन ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है, समाज सुधारक स्वरूप। समाज को सुधारने का सबसे बड़ा अगर जिम्मा है किसी का, तो वो है मीडिया। लेकिन आज की मीडिया क्या कर रही है, समाज को सुधारने की बात तो छोड़िए, मीडिया के कारण आसपास में जातिवाद इतना बढ़ गया है, जो आसपास में मिलजुल कर रहते थे उसमें ये दरार पैदा कर रहे हैं। तो ये मीडिया नहीं है, मीडिया के रूप में भेड़िया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं इस पॉइंट पर, समाज सुधारक स्वरूप। हिंदी पत्रकारिता समाज की समस्याओं और बुराइयों को उजागर करने का काम करती है। यह भ्रष्टाचार, अशिक्षा, लैंगिक भेदभाव और अन्य सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर उनके समाधान की दिशा में कार्य करती है। यानी इनके बारे में, ये तो जो भी बुराइयां है भाई, वो तो उनको बताना है ही, साथ ही साथ ये भी बताना है कि सरकार को अवगत कराना है कि आप इसमें ये कीजिए, तब सामाजिक तौर पर भलाई होगा, या फिर भ्रष्टाचार कम होगा, ठीक है, या फिर जो भी है अशिक्षा की कमी होगी, ठीक है, या फिर लैंगिक भेदभाव कम होगा, या किसी के साथ अगर कुछ भी सामाजिक तौर पर अगर शोषण हो रहा है, वो सभी चीज़ें दूर होगी। ये इनको सोल्यूशन भी बताना इनका फ़र्ज़ है। समझ में आया ना? साथ ही साथ उनमें ध्यान केंद्रित करके उनके समाधान की दिशा की कार्य भी करना इनको जरूरी है। पत्रकारिता का यह स्वरूप समाज को जागरूक कर सुधारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। इनका उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य है कि सामाजिक न्याय हो, साथ ही साथ समानता भी हो। समानता का मतलब समझिए, समाज में चाहे किसी धर्म या जाति के लोग हो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए मीडिया के चलते। मीडिया का काम ही है कि सबको बराबर नज़र से देखे। लेकिन आज के तौर पर अगर आप देखिएगा, मीडिया के कारण लोग बटे हैं, और बटने के अलावा लोग एक दूसरे को काटने पर दौड़ रहे हैं। देखिए मैं आपको डीपली इसलिए बता रहा हूँ ना, उदाहरण के साथ, दिमाग में सीधा खप जाएगा। 5 नंबर देखिए,
लोकतांत्रिक स्वरूप। ये जो यहाँ पर स्वरूप है ना, ये सबसे नंबर 1 क्वालिटी है पत्रकारिता का। तो हिंदी पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानी जाती है। यह जनता और सरकार के बीच संवाद का माध्यम है। यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर बोला गया ना, हिंदी पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ समझते हो, जैसे कि ये छत है, छत हमारा देश है, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्तंभ ये हो गया, एक स्तंभ इधर हो गया, ठीक है, एक स्तंभ इधर हो गया और एक स्तंभ इधर होगा। तो एक स्तंभ यानी एक खंभा को हम हटा दें तो ये छत रहेगी, इधर गिर जाएगी, यानी आगे साइड सामने वाला। उसी तरीके से एक स्तंभ जो है ना वो मीडिया है, और मीडिया अगर गिर गया, बिक गया, बताइए देश बचेगा? नहीं बचेगा। समझ में आया ना ये स्तंभ का मतलब? तो मीडिया चौथा स्तंभ है मानी जाती है पत्रकारिता, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और जो छत है वह लोकतंत्र है। और अगर मीडिया गिरी तो लोकतंत्र गया। यह जनता और सरकार के बीच संवाद का माध्यम है। यानी यह क्या है भाई? यह जनता, देश में जो भी जनता है और सरकार, ये दोनों के बीच का माध्यम है। लेकिन आज की मीडिया विपक्ष के पीछे पड़े हैं। अरे भाई, विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा, विपक्ष के हाथ में कुछ है? कुछ नहीं है। जो सरकार बैठी है उसके हाथ में है, तो सवाल सरकार से होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो टैक्स है वो खर्च कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। कहाँ कर रही है ये हमें सरकार से पूछना चाहिए। एजुकेशन में कितना टैक्स थोपे है वो हमें सरकार से पूछनी चाहिए। इतना फीस क्यों बढ़ रहा है वो हमें सरकार से पूछनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नहीं, हमारे देश की जो मीडिया है, मैक्सिमम मीडिया, ठीक है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो क्या करती है? वो आपके सामने प्रस्तुत है। और यह न केवल सरकार की नीतियों की आलोचना करती है। सरकार की नीति समझते हो? सरकार कोई भी कानून लाती है, ये जो कानून वो जनता के हित के लिए है भी, कि सिर्फ नॉर्मली बस भड़काऊ नीति है? या फिर स्टूडेंट को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं? बेरोजगारी ख़त्म हो रही कि नहीं हो रही है इस नीति से? या फिर रोज़गार मिल रहे कि नहीं मिल रहे? लोग भूखे मर रहे हैं? या फिर सिर्फ नीति लागू की जा रही है, बस उनको दिमागी तौर पर मेंटली उसको डिसऑर्डर में डाला जा रहा है इस नीति के द्वारा? तो ये चीज़ देखना मीडिया का काम है, और उस नीतियों की आलोचना करना, उसमें जो भी कमियां हैं उसको मीडिया को बताना है। बल्कि जनता की समस्याओं और राय को, जो भी जनता की राय है भाई, वो भी सरकार तक पहुंचाना इनका काम है। लोकतांत्रिक स्वरूप में पत्रकारिता स्वतंत्रता, पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांत का पालन करती है। यानी जो लोकतांत्रिक का स्वरूप है उसमें जो पत्रकारिता है, खास करके हिंदी पत्रकारिता, वो पूरे तरीके से स्वतंत्र है, पारदर्शिता है और निष्पक्ष, यानी किसी के पक्ष में काम नहीं करना है। ये तीनों चारों जो सिद्धांत हैं, इसी नियम, कानून या फिर सिद्धांत को पालन करते हुए चलती है। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है, और इसी को कहा जाता है लोकतांत्रिक स्वरूप हिंदी पत्रकारिता का। तो बस इतना ही आप लिख दीजिएगा, 5 पॉइंट्स में काम बन जाएगा। एक भी पॉइंट छोड़िएगा मत। और निष्कर्ष के तौर पर आपको लिख देना है, हिंदी पत्रकारिता का उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता और सुधार लाना है। यह समाज का आईना है, जो समय के साथ बदलते स्वरूप और माध्यमों में भी अपने मूल उद्देश्यों को पूरा करती है। बाकी आपका मन करे यहाँ पर अपने से लिखने के लिए, आप खुद से लिख सकते हो, स्वतंत्र हो, क्योंकि यहाँ पर कोई रटा हुआ चीज़ या फिर आंसर नहीं लिखी जाती। यहाँ पर आपके द्वारा, अगर इसमें कुछ शिकायत अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, कोई सजेशन लिखना है तो भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपको शॉर्ट में कुछ बातें लिखनी है वो भी लिख सकते हो। आपके लिए पूरा स्वतंत्र है। ये आपका सुझाव यहाँ पर होता है। जो टीचर इसे जरूर देखते हैं, आखिर बच्चा क्या समझा है हिंदी पत्रकारिता से, और वो अपनी राय क्या दे रहा है, क्या सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? समाचार संकलन के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा। यहाँ से यहाँ तक ये जो वर्ड लिखा है समाचार संकलन, इसका मतलब होता है न्यूज़, खबर या जो भी अपडेट है उसको जमा करना। तो जो भी खबर होते हैं, जो भी न्यूज़ होते हैं, इसको जमा करने के कौन कौन से स्रोत हैं, हमें कहाँ से न्यूज़ मिलती है, कहाँ से हमें नए नए खबर मिलते हैं, घटनाओं की जानकारी मिलती है, इसी के बारे में उल्लेख करना है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं, और ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ध्यान कहीं और रहेगा, वीडियो आप चालू भी कर दोगे फिर भी नहीं समझ पाओगे। फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला जो स्रोत है वो आपका प्रिंट मीडिया। अब ये प्रिंट मीडिया क्या होता है? प्रिंट का मतलब होता है छपाई, जिसमें प्रिंट होती है, और मीडिया का मतलब जिसमें छपाई करके न्यूज़ या अखबार या फिर कोई भी चीज़ की घटना का इन्फॉर्मेशन हमें प्रस्तुत किया जाता है किसी भी दस्तावेज़ में, जैसे कि अखबार वगैरह जो भी चीज़ें हैं, पत्रिकाएँ, तो वही होती है प्रिंट मीडिया। अब ये कैसा स्रोत है, देखिए समझिए पहले। प्रिंट मीडिया का मतलब छपे हुए समाचार है, जिसमें न्यूज़ वगैरह, खबरें वगैरह, घटनाएं जो भी होती है वो सारा कुछ छपा रहता है टाइप करके। इसमें समाचार पत्र और पत्रिकाएं शामिल होती है। लोग दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान या टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार पढ़ते हैं, ये भी इसका एक उदाहरण ही है। ये खबरों का एक विश्वसनीय स्रोत है। पत्रिकाएं भी विशेष विषयों जैसे कि राजनीतिक, खेल या फिर मनोरंजन पर विस्तृत, यानी बड़े पैमाने पर अच्छे से जानकारी देते हैं। प्रिंट मीडिया की खबरें विस्तृत और प्रमाणिक, यानी सही और तथ्य के आधार पर होती है।
तो प्रिंट मीडिया में आपने क्या देखा, ये चीज़ आपको ज़रूर लिखना है कि इसमें छपाई करके खबरों को छापी जाती है और इसमें बहुत सारे अखबार भी इन्वॉल्व है। तो समझ में आया ना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविज़न यानी टीवी और रेडियो आते हैं। टीवी चैनल जैसे कि आज तक, जी न्यूज़ या फिर एनडीटीवी हर समय ताज़ा खबरें देते हैं। और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं। रेडियो जैसे कि आकाशवाणी और एफएम चैनल जो भी होते हैं, जहाँ पर आप गाने भी सुनते हो और साथ ही साथ न्यूज़, खबरें वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारा अपडेट आपको मिलती है। खबरें और मनोरंजन दोनों प्रदान करते हैं। ये माध्यम तेज़ी से खबरें पहुँचाते हैं और दूर दराज क्षेत्रों तक पहुँच भी सकते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आगे देखिए नेक्स्ट आपका ऑनलाइन मीडिया। ऑनलाइन मीडिया जो अभी के टाइम में पूरा पीक में है, यानी ये बढ़ता ही जा रहा है। ऑनलाइन मीडिया इंटरनेट पर उपलब्ध खबरें होती है, जैसे कि न्यूज़ वेबसाइट जैसे बीसीसी हिंदी या फिर इसके अलावा scroll.in तेज़ी से खबरें देती है। यानी बीसीसी न्यूज़ की अगर आप खबर देखोगे, जो ब्लॉगिंग वगैरह होती है, ब्लॉगिंग का मतलब गूगल में आप जब जाते हो तो नीचे देखते हो कि आप वहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ लिखे हुए आपको मिलते हैं। तो उनमें से बीसीसी जो हिंदी है ये भी बहुत तेज़ी से खबरें देती है। इसके अलावा scroll.in भी ये एक वेबसाइट है, इसमें भी आपको न्यूज़ या फिर खबरें मिलती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर और फेसबुक पर लोग ताज़ा जानकारी साझा करते हैं। ऑनलाइन मीडिया खबरें पढ़ने का सबसे तेज़ और आसान तरीका है। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन मीडिया। आप अपने से भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्तमान टॉपिक से भी रिलेटेड चीज़ें हैं। फोर्थ नंबर देखिए, समुदाय और व्यक्ति। अब समुदाय का मतलब क्या होता है, एक समाज है ना, समाज में रह रहे जो लोग हैं, और व्यक्ति। तो इसके आधार पर ये स्रोत कैसे बना खबर का, तो देखिए समुदाय और व्यक्ति भी खबरों के स्रोत है। समुदाय और व्यक्ति भी है, कैसे, स्थानीय लोग अपनी घटनाएं या फिर समस्याएं पत्रकारों को बताते हैं। जो भी घटित घटनाएं होती है वह कहीं ना कहीं उस जगह का, जहाँ भी घटना हुई रहती है, उस जगह के जो भी स्थानीय लोग होते हैं वह अखबार में अपडेट देते हैं और उस आधार पर अखबार उन घटनाओं को क्या करती है, छापती है। फ्रीलांस पत्रकार जो किसी संस्था से नहीं जुड़े होते हैं फिर भी खबर लाते हैं। यानी जो फ्रीलांस पत्रकार होते हैं वो क्या करते हैं, उनका काम ही है मुखबर के जैसा। यानी वो कहीं भी किसी तरीके से कुछ भी अगर सनसनीखेज खबर होती है किसी भी घटना से रिलेटेड या फिर कोई भी जगह से रिलेटेड, उस खबरों को क्या करते हैं, वह पत्रकार को बताते हैं और वह खबर फिर छापी जाती है। नागरिक पत्रकारिता में आम लोग मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए खबरें साझा करते हैं। नागरिक पत्रकारिता कहने का मतलब है सोशल मीडिया, यानी ये भी एक तरीके का, जैसे कि अगर हम यूट्यूब में किसी तरीके से कुछ अपडेट देते हैं, जो अपडेट ना तो मीडिया छापती है ना ही कोई अखबार में छपती है, ठीक है। नॉर्मली रिव्यू से जो नोटिफिकेशन रिलीज़ होती है उसके बारे में क्या आपको अखबार में अपडेट मिलती है, नहीं मिलती है, या किसी तरीके से कुछ धांधली या गलत काम करती है तो मैक्सिमम चांस पर आपको अखबार में नहीं मिलेगी, क्योंकि अखबार भी पैसे खाते हैं। लेकिन निस्वार्थ भाव से अगर देखा जाए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर सारी अपडेट दी जाती है। अब उस पर कार्रवाई होती है या फिर नहीं होती है वो अलग मैटर है, लेकिन निस्वार्थ भाव से हम आवाज़ को उठाते हैं और यकीन मानिए वो चीज़ रिव्यू के पास पहुंचती है। 100% वो जानती है कि यहाँ पर यूट्यूब में इस चैनल के द्वारा ये चीज़ चलाया जा रहा है, लेकिन इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे चैनल की पावर को भी वो देखते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। हमारी आवाज़ के अंदर तो है पावर, लेकिन चैनल के अंदर पावर नहीं है। मिलियन वाले चैनल नहीं है, कम से कम लाखों वाले भी चैनल नहीं है, जिस कारण से खैर उससे मैटर नहीं है। आप सभी का साथ और अगर दुआ रहेगी तो 100% वो भी हो ही जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है समुदाय और व्यक्ति में क्या होते हैं, समुदाय और नागरिक व्यक्ति भी क्या करते हैं, खबर को देते हैं, जिससे वो खबरें अखबार में भी छपती है। या इसके अलावा मुखबिर भी रहते हैं या कोई फ्रीलांसर पत्रकार भी होते हैं जो क्या बोलते हैं, अखबार को या फिर न्यूज़ रिपोर्टर को ये सारी चीज़ें बताते हैं घटनाओं के बारे में, फिर उसे छापी जाती है। इसके अलावा नागरिक भी अपनी मर्जी से सोशल मीडिया का यूज़ करके खबर को भी साझा करते हैं। तो ये हो गया समुदाय और व्यक्ति से रिलेटेड स्रोत। अब समझते हैं न्यूज़ एजेंसियाँ। बहुत सारी न्यूज़ एजेंसी है, जैसे कि आपका ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई और रोटर्स, ठीक है। ये दोनों जो है ना एजेंसियाँ खबरों का सबसे बड़ा स्रोत है। ये एजेंसियाँ दुनिया भर की खबरें इकट्ठा करती है और समाचार चैनलों और खबरों को भेजती है। इनके माध्यम से तटस्थ और सही खबरें मिलती है। देखिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए कि हाँ ये न्यूज़ एजेंसियाँ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ एजेंसी है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कुछ न्यूज़ एजेंसियों द्वारा भी खबरों को छापी जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा स्रोत है, जिसमें दुनिया भर की जो भी खबरें होती है उसको इकट्ठा किया जाता है, उसको तथ्य के आधार पर सारी खबरें या फिर न्यूज़ दी जाती है। 6वें नंबर पर पॉइंट देखेंगे हम लोग यहाँ पर सरकारी स्रोत। सरकारी स्रोत का मतलब क्या है, समझिए ध्यान से। सरकार भी खबरों का प्रमुख स्रोत है। मंत्रालय और विभाग प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं। सरकारी घोषणाएं और रिपोर्ट मीडिया को जानकारी देती है। ये स्रोत नीतियों, योजनाओं और घटनाओं की सही जानकारी प्रदान करती है। सरकारी स्रोत कहने का मतलब है जो भी योजना रिलीज होती है तो क्या करते हैं, चाहे वो राज्य के मुख्यमंत्री हो या फिर किसी तरीके से कोई भी मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, वो क्या करते हैं, जो भी योजना या फिर नीति लागू करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक प्रेस
कॉन्फ्रेंस वो लॉन्च करते हैं, या फिर किसी टाइम वो बोलते हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, हम ये योजना के बारे में बताएंगे जनता को। तो वो भी जो भी योजना या फिर नीति से रिलेटेड जो भी सरकार की तरफ से मीडिया के द्वारा खबरें आती है, तो वो जो सारे स्रोत है वो सरकारी स्रोत है, यानी सरकार की तरफ से जो भी न्यूज़ आती है उसको सरकारी स्रोत में ही रखा गया है। आगे देखिए विशेष घटनाएं और क्षेत्रीय स्रोत। जब खास घटनाओं और क्षेत्रों से खबरें स्थानीय संवाददाता और रिपोर्टर लाते हैं, यानी किसी खास घटना से रिलेटेड चीज़ें और उससे रिलेटेड जो संवाददाता होते हैं, यानी कोई ऐसा भी रिपोर्टर होता है जो पर्टिकुलर उसी क्षेत्र में वो काम करेगा। जैसे कि कुछ कुछ ऐसे रिपोर्टर होते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड ही खबरें लाते हैं, या कुछ ऐसे भी रिपोर्टर होते हैं किसी चैनल में जो सिर्फ एक ही एरिया में, दिल्ली में अगर वो रह रहे हैं तो दिल्ली एरिया की ही खबरें लाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि विशेष घटनाएं या फिर विशेष क्षेत्र की खबरें स्थानीय संवाददाता और रिपोर्टर लाते हैं, और इसमें लाइव इवेंट जैसे कि खेल या फिर रैली, जैसे कि क्रिकेट जगत की कुछ खबरें हो, तो आप उसमें कभी सुनिएगा कि राजनीति के बारे में खबरें चल रही है उस चैनल पर, नहीं। तो यही चीज़ है कि उसमें एक ही क्षेत्र या फिर घटनाओं से रिलेटेड खबरें चलती है, जैसे कि खेल या फिर रैली से संबंधित सीधा प्रसारण रिपोर्टिंग होती है। ये क्षेत्रीय और वास्तविक जानकारी का अच्छा स्रोत और माध्यम है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका 8 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियाँ। हमने अभी देखा राष्ट्रीय समाचार एजेंसियाँ, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तो हमें जानकारी मिलती है कि देश विदेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, या फिर चीन जापान में क्या हो रहा है। तो ये सारे न्यूज़ हम लोगों को कौन सी एजेंसियाँ देती है? अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ देती है। तभी हमारे पास ये सारी खबरें तुरंत एक पल में, एक झटके में पहुंच जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियाँ जैसे रॉयटर्स, FFP, ठीक है, ये एजेंसी है, यानी इसको बोला जाता है एजेंसी फ्रांस प्रेस, और AP यानी एसोसिएटेड प्रेस विश्व भर की खबरें ये जमा करती है। और ये एजेंसियाँ घटनाओं की रिपोर्ट को तथ्य के आधार पर तथात्मक रूप से ये प्रस्तुत करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, राजनीतिक घटनाओं या फिर प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी मिलती है। जैसे कोरोना वाला चीज़, चाइना का जो हालात कैसे ख़राब हुआ, चाइना ने किस तरीके से कोरोना को फैलाया, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मीडिया के आधार पर हमें मिली जानकारी। राजनीतिक की अगर बात करें, किस तरीके से अभी इजराइल और फ़िलिस्तीन में युद्ध हो रहा है, वो भी एक राजनीतिक मुद्दा है। तो वो घटनाओं के बारे में भी जानकारी कहाँ से मिलती है? वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मिलती है। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियाँ भी एक स्रोत है खबर की। आगे देखिए 9 नंबर, स्वतंत्र शोध और रिपोर्टर्स। इसमें क्या है कि कई बार शोध संस्थान और NGO विशेष विषय पर रिपोर्ट जारी करते हैं। ये रिपोर्ट सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत जानकारी देती है। उदाहरण के लिए वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स, मीडिया इन्हें आधार बनाकर खबर बनाती है। देखिए समझिए, कभी कभी क्या होता है कि स्वतंत्र जो शोध होते हैं, यानी पूरे स्वतंत्र तरीके से जो रिसर्च किया जाता है, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी रिपोर्टर्स होते हैं वो भी यहाँ पर एक स्रोत का माध्यम है, वो खबरों को बताते हैं। अब इसमें ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या है कि शोध संस्थान भी शामिल है और NGO भी शामिल है। संस्थान यानी NGO, जैसे कि आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, या फिर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो भी गठन किए गए हैं, वो सारे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसे आपको कैसे पता चलता है कि हाँ मीडिया की रैंक, भारत की जो मीडिया है वो कहाँ तक पहुँची, वो भी तो एक खबर है ना, न्यूज़ है ना। तो वो इन्हीं एजेंसियों के द्वारा, इन्हीं शोधकर्ताओं के द्वारा रिसर्च जो करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो इन्हीं के द्वारा ही पता चलता है। इसके अलावा भारत की जो गरीबी हालत है वो और बदतर से बदतर होती जा रही है, भारत की जो बेरोज़गारी की हालत है वो और से बदतर होती जा रही है। मतलब किसी भी क्षेत्र में हम लोग आगे नहीं है। जो डॉलर है, रुपया है, वो कहीं ना कहीं रुपया बहुत डाउन होते जा रहा है। 1 साल पहले या 82 रुपया था और अभी चल गया सीधा 84 से 85 जाने वाला है डॉलर, ठीक है, मतलब 85 रुपया पर डॉलर। तो कहीं ना कहीं ये सारी खबरें हमें कहाँ से मिलती है? ये शोध संस्थान जो रिसर्च करते हैं उनसे हमें मिलती है। अब इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। कैसे कैसे चीज़ें मिलती है? तो इसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड जो रिपोर्ट होते हैं वो भी मिलती है, इसके अलावा राजनीतिक रिपोर्ट भी मिलती है, और बहुत सारी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो। आगे देखिए नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट, ब्लॉग्स और स्वतंत्र लेखन। जैसे कि आप गूगल में जाते हो, गूगल में देखिएगा, जैसे आप गूगल में जाओगे तो नीचे, उसके नीचे बहुत सारी खबरें रहेगी, यानी जिस तरीके से आप गूगल में सर्च करते हो उसी से रिलेटेड खबरें आती है, या आपके एज के अनुसार। जैसे आप अगर क्रिकेट वगैरह, मैच वगैरह देखोगे गूगल में, तो आपको नीचे यहाँ पर मैच से रिलेटेड खबरें दिखेगी, तो वो ब्लॉग है, ठीक है। उसमें ब्लॉग मतलब वहाँ पर लोग खबर को लिखते हैं, टाइप करते हैं जो भी खबर होती है, और वो लिखित तौर पर, ठीक है, वो उसको दिया जाता है, लोगों को प्रस्तुत किया जाता है, तो उसी को ब्लॉग कहा जाता है, यानी स्वतंत्र लेखन भी बोल सकते हो। आजकल कई स्वतंत्र लेखन और ब्लॉग भी खबरों का अच्छा स्रोत बन गए हैं। ये लोग विशेष विषयों पर गहराई से लिखते हैं। ब्लॉग और स्वतंत्र लेखन में व्यक्ति अपनी राय और जानकारी साझा करते हैं, जो कभी कभी मुख्य धारा मीडिया से अलग होती है। अब जरूरी नहीं कि ये मीडिया वाले ही होंगे, क्योंकि हम चाहेंगे तो हम भी एक वेबसाइट बना लेंगे, वहाँ पर
जो भी खबरें मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता हूँ वो मैं आपको लिख कर दूंगा, तो मैं मीडिया वाला थोड़ी ना हो जाऊँगा, लेकिन मैं आपको खबरें दूंगा, तो ये भी एक खबर का स्रोत ही है। लास्ट में आपको निष्कर्ष के तौर पर खुद से लिख दीजिएगा या फिर यही 2 लाइन लिख दीजिएगा। इन सभी स्रोतों का उपयोग पत्रकार और समाचार संस्थान अपनी खबरें जमा करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या, आपका समाचार संपादन पर एक निबंध लिखे। समाचार संपादन का मतलब होता है न्यूज़ एडिटिंग, ठीक है। अगर कहीं भी संपादन यानी लास्ट में ना रहे तो समझना न्यूज़ एडिटिंग होगा वो, यानी न्यूज़ यानी जो खबर है उसकी एडिटिंग। लेकिन अगर संपादक कहीं भी लास्ट में का रहेगा तो इसका मतलब उस एडिटिंग को करने वाला। समझ में आया ना, का मतलब करने वाला, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का और ना में ये कंफ्यूज हो जाते हैं। संपादन भी एक ही जैसा सुनाई देता है, संपादक भी एक ही जैसा सुनाई देता है, तो लोग इसके जगह उसको बोलते हैं, उसके जगह इसको बोलते हैं। तो का और ना का फ़र्क है, ये आप समझ जाइएगा। का से करने वाला और ना से न्यूज़ एडिटिंग, ठीक है। तो समाचार संपादन यानी न्यूज़ एडिटिंग पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो किसी समाचार को सही, स्पष्ट और रोचक रूप में प्रस्तुत करने का काम करती है। मतलब न्यूज़ एडिटिंग का मतलब होता क्या है, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊं। जो भी खबर, अगर जो भी न्यूज़ रिपोर्टर लाते हैं, कहीं से खबर आती है, उसको अगर छापना अखबार में या फिर चलिए मीडिया में ही दिखाना हो, सबसे पहले क्या करती है, इसमें जो भी न्यूज़ एडिटर होती है यानी संपादक को न्यूज़ एडिटर बोलते हैं, वो जो भी न्यूज़ एडिटिंग करने वाले वहाँ के कर्मचारी होंगे, स्टाफ होंगे, उनको क्या बोलेंगे, सबसे पहले इस खबर को अच्छे से रिसर्च किया जाए, इसमें छांटा जाए, कोई भी कमियां है उसको दूर किया जाए, ठीक है। उसकी एडिटिंग की जाए, एडिटिंग किया जाता है वो भी रोचक तरीके से, ताकि वो प्रस्तुत हो और लोगों को समझ में आए कि मामला क्या है, घटना क्या है, या फिर थोड़ा सा मिक्स मसाला भी डालते हैं, आजकल वैसा होने भी लगा है। तो वही होता है न्यूज़ एडिटिंग। समझ में आया। और आगे देखिए, समाचार संपादन न केवल समाचार की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, बल्कि इसे पाठकों यानी जो पढ़ते हैं या श्रोताओं या दर्शकों के लिए अधिक प्रभावशाली बनाती भी है या उपयोगी भी होती है। बिल्कुल, अगर एडिट नहीं किया जाए तो फिर बेकार लगेगा। चलिए आगे देखते हैं समाचार संपादन का महत्व, यानी जो एडिटिंग होती है उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो समझिए। सबसे पहला पॉइंट्स देखते हैं, सटीकता सुनिश्चित करना। सटीकता सुनिश्चित करने का मतलब है संपादक यानी न्यूज़ एडिटर जो होता है यह सुनिश्चित करता है कि समाचार में दी गई जानकारी सही भी है या फिर गलत है, और सटीकता की भी जानकारी वो देखती है, सटीक है या फिर बेकार है। इसमें तथ्यों की पुष्टि करना, भाषा की त्रुटियों को सुधारना और आवश्यकता अनुसार सामग्री को संपादित करना शामिल है। यानी इसमें क्या देखा जाता है, सबसे पहले कि ये न्यूज़ सही है या फिर गलत है। उसके बाद अगर वो सही है तो उसमें तथ्य के आधार पर है या फिर मनगढ़ंत है। जब वो तथ्य के आधार पर भी मिल गया, अब उसमें देखा जाता है कि भाषा इसमें कुछ गलत है या मिस्टेक है, उसको सुधारा जाता है। उसको सुधारने के बाद अगर उसमें लगता है एडिटर को कि और इसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाए तो उसे फिर ऐड करके और उसको एक कहीं ना कहीं बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया जाता है, एडिट किया जाता है। यानी सटीकता सुनिश्चित करना ये पहला काम है। दूसरे नंबर पर देखिए, पाठकों की रुचि बनाए रखना। अब पाठक जो है, जो पढ़ने वाले हैं खबर को, उसके लिए रुचि बनाना बहुत ही जरूरी, नहीं तो फिर उसको रिजेक्ट कर देंगे। समाचार को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वह पढ़ने वालों की रुचि बनाए रखे। शीर्षक हेडिंग जो होती है, फिर उपशीर्षक हेडिंग के बाद जो सेकंड हेडिंग होती है, और प्रारंभिक वाक्य यानी सेकंड हेडिंग के बाद जो लाइनें होती है, उसकी जो दिशा है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग अच्छे से एडिट करते हैं, खास करके हेडिंग में, फिर उसके बाद जो सेकंड हेडिंग होती है और फिर जो लाइन होती है, 1-2 लाइन शुरुआती, ताकि ऐसा आपको उसमें इन्वॉल्व कर दे कि मजबूरी में आपको पढ़ना ही होगा। तो यह रुचि बनाने का काम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन लोग का काम है और बहुत ही ज़्यादा महत्व देती है। आगे देखिए नेक्स्ट है प्रासंगिकता। समाचार को संपादित करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वह वर्तमान घटनाओं से संबंधित हो और समाज के लिए उपयोगी हो। प्रासंगिकता का मतलब होता है उपयोगिता, ठीक है। यूजलेस नहीं होनी चाहिए। भाई हम पढ़ रहे हैं, अपना समय बर्बाद करें, मेरे से रिलेटेड चीज़ें ही नहीं है तो हम क्यों करेंगे। तो प्रासंगिक भी होना चाहिए, उसका समाज में जो भी पढ़ रहा है उसके लिए यूज या फिर लाभदायक होनी चाहिए, ये भी ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद 4 नंबर, भाषा और शैली का महत्व। समाचार की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावी होनी चाहिए ताकि लोग समझ सके। जटिल भाषा या अनावश्यक शब्दों का प्रयोग पाठकों की समझ को बाधित करती है और इसी को ध्यान में रखकर भाषा और शैली को भी सुधारा जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका 5 नंबर, मूल्यांकन और चयन।
यानी लास्ट में फिर इसका मूल्यांकन भी किया जाता है, चयन भी किया जाता है। संपादन प्रक्रिया में यह निर्णय लिया जाता है कि कौन सी खबरें प्रकाशित की जाए और कौन सी छोड़ी जाए। खबर तो सब आगे एडिट भी हो गए सारे खबर, लेकिन किसको अभी डालना है, किसको कब डालना है, किसको छोड़ देना है, वो सारा कुछ ये भी प्रक्रिया ये लोग करते हैं। यह निर्णय पाठकों की प्राथमिकताओं और समाज के हितों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। यानी जो भी पाठक है, पढ़ने वाले हैं न्यूज़ खबर, तो वो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे उसको यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है, उसको प्राथमिकता दी जाती है। इस आधार पर मूल्यांकन और चयन किया जाता है। अभी हमने महत्व देखा, अब हम लोग देखेंगे समाचार संपादन की प्रक्रिया, मतलब कैसे होती है या एडिटिंग किस तरीके से, वो समझेंगे। सबसे पहले समाचार इकट्ठा किया जाता है, जो भी खबर है। संपादक पहले, ठीक है, जो एडिटर है वो पहले रिपोर्टरों या संवाददाताओं और समाचार एजेंसियों से जो भी खबरें प्राप्त होती है उसको इकट्ठा करते हैं। दूसरे नंबर पर तथ्य की जांच करते हैं, यानी प्रत्येक समाचार की सटीकता, प्रामाणिकता की पुष्टि की जाती है। ठीक है, अब यहाँ जमा हो गया, फिर तथ्य की जांच हो गई। अब तीसरे नंबर पर क्या करता है, संपादन और संशोधन। संपादन का मतलब एडिटिंग, संशोधन का मतलब कुछ मिस्टेक है उसका सुधार, यानी समाचार की भाषा, व्याकरण और शैली को सुधारा जाता है, अनावश्यक विवरण हटाए जाते हैं और समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद फिर क्या किया जाता है, शीर्षक तैयार किया जाता है। सारा कुछ कटाई छटाई हो गया, भाषा भी सुधार हो गया। अब शीर्षक को तैयार किया जाता है, जो हेडिंग है क्या देंगे, और वह टॉपिक को देने के लिए क्या करते हैं, एक आकर्षक और सटीक शीर्षक तैयार किया जाता है जो पाठकों को समाचार पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसे वो हेडिंग देखेंगे, अरे यार इस टॉपिक से रिलेटेड घटना है, रिपोर्ट है, चलिए हम इस खबर को पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या करते हैं, वो पेज लेआउट तैयार करते हैं। पेज लेआउट कहने का मतलब है खबर किस तरीके से होनी चाहिए, किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, फॉर्मेट समझते हो ना, उस टाइप से या फॉर्मेट तैयार करते हैं। समाचार को अखबार या वेबसाइट पर इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वह नेत्र सुख, यानी आँखों को देखकर लगेगा कि हाँ यह अट्रैक्टिव है। ठीक है, ज़्यादा लेंदी नहीं लगे, ऐसा लेआउट तैयार किया जाता है, व्यवस्थित उसको तैयार किया जाता है ताकि वो अच्छे तरीके से दिखे और अट्रैक्टिव दिखे। नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे प्रक्रिया के बाद समाचार संपादन के लिए आवश्यक कौशल क्या होना चाहिए। न्यूज़ एडिटिंग के लिए आखिर कौन कौन से स्किल होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर पहले नंबर पर भाषा पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए। अगर आप न्यूज़ एडिट कर रहे हो, एडिटर हो, तो भाषा पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए। संपादक को भाषा, यानी जो न्यूज़ एडिटर है, ठीक है, उसको भाषा, व्याकरण और वाक्य संरचना की गहरी समझ होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर देखिए संपादन जो है वह सॉफ्टवेयर का उनको ज्ञान भी होना चाहिए। आजकल डिजिटल संपादन के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है जिनका ज्ञान, नॉलेज रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर समय प्रबंधन। समाचार संपादक एक त्वरित प्रक्रिया है, इसलिए समय पर प्रबंधन में कुशलता होनी चाहिए। अब खबर मान के चलिए तुरंत चलाना है, अब न्यूज़ आ गई है, सारा कुछ आ गया है, पता चला एडिट होते हुए कल हो गया, फिर फ़ायदा क्या है, फिर पता चलेगा कि बेकार हो गया। ठीक है, ताज़ा खबरें कहाँ से चलेगी, फिर बासी खबरें चलेगी। इसलिए समय का प्रबंध करने के लिए आना चाहिए न्यूज़ एडिटर को। आगे देखिए नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर, तथ्य जांचने की क्षमता। अब इसमें क्या है भाई, तो संपादक को जानकारी की सटीकता और सत्यता की जांच करने में दक्ष होना चाहिए। संपादक को ये भी आना चाहिए कि हाँ किस तरीके से इस जो खबर है उसकी सच्चाई कैसे जांचा जाए, किस तरीके से उस खबर के बारे में रिसर्च किया जाए, सही है या फिर गलत है, इन सभी चीज़ों में उनको कुशल होना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट आपका समाचार संपादन की चुनौतियाँ, यानी न्यूज़ एडिटिंग में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है ये भी यहाँ पर आपको लिखना ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए फेक न्यूज़ का खतरा। सोशल मीडिया के युग में फर्जी खबरों का प्रसार तेज़ी से होता है, जिसे रोकना संपादकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है कि खबर सच्ची है या फिर गलत है। ठीक है, इसके अलावा समय की कमी। खबरों को समय पर संपादित करना और प्रकाशित करना एक कठिन कार्य है, यानी तुरंत अगर जो भी खबरें देनी होती है एकदम तुरंत इमीडिएटली, क्योंकि और भी एजेंसियाँ होती है, तो उससे पहले अगर आपको देना है तुरंत ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे खबरें देनी है, तो उसके लिए आपको तुरंत सही चीज़ों की जांच करनी है, तुरंत उसका एडिटिंग करना है, तुरंत आपको देना है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं चुनौती है। इसके अलावा पाठकों की विविधता, यानी अलग अलग यहाँ पर पाठक है, किसी को ये पसंद है, किसी को दूसरा खबर पसंद है, किसी को अलग खबर पसंद है, तो विभिन्न पृष्ठभूमियों और रुचियों वाले पाठकों को ध्यान में रखकर समाचार संपादक करना जटिल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर निष्कर्ष के तौर पर क्या लिखिएगा कि समाचार संपादन पत्रकारिता का वह आधार है जो किसी समाचार को सही रूप में प्रस्तुत करता है। यह न केवल सूचना के प्रभाव को बढ़ाता है बल्कि समाज को जागरूक और सूचित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
समाचार संपादकों को अपने कौशल और विवेक का उपयोग करते हुए सत्य, सटीकता और समाज के प्रति उत्तरदायित्व को बनाए रखना चाहिए। सही संपादन ही पत्रकारिता की विश्वसनीयता और सफलता का आधार है। बाकी आप अपने से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले फीचर क्या है, यानी इनके अर्थ के बारे में, परिभाषा, स्वरूप, विशेषताएं या फिर उसी को गुण भी बोला जाता है। फीचर के बारे में अगर आपको शॉर्ट में समझाने की अगर कोशिश करूं तो इसको डिफरेंस कीजिए समाचार लेखन में। समाचार लेखन में होता क्या है, किसी भी घटना से रिलेटेड अगर कोई भी आपको अगर समाचार लेखन में कुछ लिखना है तो क्या होता है, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही लिखा जाता है कि हाँ वहाँ पर ये घटना घटित हुई है। लेकिन जो आपका फीचर होता है इसमें क्या होता है कि जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये चीज़ लिखा जाता है। जैसे अगर हम लोग एक उदाहरण अगर लेते हैं, जैसे ताजमहल में अचानक किसी तरीके से दुर्घटना हुई है, तो उस दुर्घटना से रिलेटेड अगर समाचार में अगर कुछ लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ताजमहल में एक दुर्घटना हुई जिसके कारण वहाँ पर इतने लोग घायल हुए और ये घटना इस डेट को हुई है। बस इतना लिखकर हम लोग तुरंत उसको क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे समाचार में। लेकिन अगर यही चीज़ फीचर लिखना होगा तो वो घटना के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ लोग ताजमहल के बारे में बताएंगे कि ताजमहल का क्या इतिहास था, ताजमहल कब बनाई गई थी। उस तरीके से यहाँ पर फीचर में कुछ मनोरंजन तथ्यों के साथ और भी बहुत सारे तथ्य हैं जो यहाँ पर मेंशन है, उसको भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो फीचर समाचार से जस्ट अपोजिट होता है, लेकिन दोनों चीज़ एक ही है। समाचार में भी जो सही सही घटना होती है उसको लिखा जाता है, जबकि फीचर में भी उसी तरीके से सही घटना यानी सत्य के आधारित पर ही सारा कुछ लिखा जाता है, यानी दोनों चीज़ सेम है। फीचर में आप अपने मन से कोई मनगढ़ंत कहानी भी नहीं इसमें मेंशन कर सकते हो, जैसे कि आप निबंध में मेंशन करते हो। ठीक है, निबंध भी अगर आप लिखते हो तो कहीं ना कहीं वो भी सच पर आधारित होता है, वो भी झूठ नहीं होता है। तो फीचर भी एक समाचार के जैसा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसमें आपका मनोरंजन वगैरह कुछ नहीं मेंशन रहता है, इसमें मनोरंजन के साथ साथ और भी चीज़ें मेंशन होती है। अब यहाँ पर परिभाषा के आधार पर देखेंगे तो देखिए, फीचर का शाब्दिक अर्थ है रूपरेखा, आकृति, लक्षण या फिर व्यक्तित्व। क्योंकि फीचर वर्ड से ही पता चल रहा है इसका शाब्दिक अर्थ। आप इसे अगर सर्च करोगे गूगल में तो यही वर्ड आपको मिलेगा, किसी की आकृति या फिर किसी की रूपरेखा या फिर उसका लक्षण या फिर व्यक्तित्व, यही ना होता है। आप इसे गूगल में सर्च करके देख सकते हो, इसके शब्द का अर्थ यही होता है। परंतु पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर का अर्थ क्या होता है, एक विशेष आलेख से होता है। ठीक है, एक विशेष आलेख से होता है। पत्रकारिता में किसी घटना या फिर स्थिति का मनोरंजन ढंग से लिखा गया विवरण फीचर कहलाता है। यानी पत्रकारिता लेखन में ही अगर आप उस किसी घटना को अगर आप मनोरंजन तरीके से उस ढंग से लिख रहे हो, उसका विवरण कर रहे हो, तो वही फीचर कहलाता है। इसे दूरदर्शन के वृत्त चित्र के समान कह भी सकते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं फीचर का अर्थ को जानने के लिए इसकी विभिन्न परिभाषाओं को भी जानना जरूरी है, और परिभाषा कभी भी छोड़िएगा नहीं। मार्क्स इंक्रीज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ये परिभाषा, जो भी विद्वान होते हैं उसके द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, मधुकर गंगाधर के अनुसार फीचर के बारे में क्या ये बताते हैं, तो फीचर गद्य काव्य है। गद्य काव्य समझते हो, जो गद्य खंड होते हैं, तो गद्य खंड के रूप में जो कविता होती है उसकी शैली में लिखी गई ऐसी रचना होती है जिसमें भाषा के चुटिलेपन तथा विषय की विशिष्टता के कारण ऐसी सामग्री पाठक को मिल जाती है जिससे पढ़कर पाठक का ज्ञानवर्धन और मनोरंजन होता है। मतलब देखिए, ध्यान से समझिए, मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, वैसे आपको इसको पूरा हुबहू लिखना होगा। मतलब इनके द्वारा कहना है कि जो फीचर है वो एक गद्य काव्यखंड की शैली की जैसा लिखा हुआ रहता है, और साथ ही साथ उसको पढ़कर, ठीक है, लोगों में क्या होता है, ज्ञानवर्धन और मनोरंजन भी होता है, ज्ञान भी अर्जन होता है, साथ ही साथ मनोरंजन भी मिलता है। अब यहाँ पर आगे देखिए, एक और यहाँ पर विद्वान है विलियम एल रिवर्स के अनुसार इनके द्वारा यहाँ पर फीचर के बारे में क्या बताया गया है। देखिए, जो भी विद्वान का मैं यहाँ पर परिभाषा ले रहा हूँ ना, वो बहुत ही सिंपल परिभाषा उठाकर ले रहा हूँ। 4-5 विद्वान की परिभाषा थे, लेकिन यहाँ पर सिंपल तरीके से ले रहा हूँ। और देखिए, जो भी अगर वीडियो लेट होती है ना, तो इसका मेन रीज़न है ना, आपके क्वेश्चन को सही तरीके से अपनी लैंग्वेज में मैं काम कर रहा हूँ, बैठा हुआ नहीं हूँ। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, इसलिए लेट होता है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेहनत बहुत लग रही है, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो फीचर का जाल समाचार से बड़ा होता है, उसमें सूचना को उतना ही महत्व नहीं दिया जाता जितना शैली, सुंदरता और मनोरंजन को दिया जाता है। इनके द्वारा फीचर के बारे में ये कहना है कि फीचर जो है वो जाल है, समाचार से बड़ा होता है। फीचर का जो जाल है ना, वह समाचार से बड़ा होता है। यानी समाचार 2 लाइन में आप अगर चाहोगे तो किसी घटना के बारे में बता सकते हो, लेकिन जो फीचर है वो 2 लाइन में नहीं हो सकता, थोड़ा सा आपको विख्यात तरीके से लिखना होगा। और फीचर में क्या होता है कि सूचना को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना कि समाचार में आपको जो भी सूचना है उसको महत्व दिया जाता है, लेकिन फीचर में सूचना को महत्व नहीं दिया जाता है जितना शैली और सुंदरता और मनोरंजन को महत्व दिया जाता है। इनके द्वारा यही कहा गया है फीचर के बारे में। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा सुंदरता का टफ वर्ड था, मनोरंजन का भी यहाँ पर टफ वर्ड था, उसको हमने हटा दिया एडिट करके। तो इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर किसी भी समाचार या फिर घटना का वर्णन जब कल्पना, भावना तथा मनोरंजन के गुणों के साथ किया जाता है तो वह फीचर कहलाता है। इस तरीके से आप लास्ट में निष्कर्ष भी लिखते जाइएगा। ठीक है, उसको क्लोज करने का एक तरीका होता है क्वेश्चन के आंसर का, उत्तर को बंद करने का। अब यहाँ पर देखते हैं फीचर के गुण और विशेषताएं कि क्या क्या
इसकी विशेषताएं हैं और क्या क्या गुण है। फीचर लेखन अपने आप में एक कला है। फीचर लेखन किसी घटना के तथ्यों का अति सूक्ष्मता पूर्वक अध्ययन व चिंतन मनन करके अपने अनुभव, अपनी प्रतिभा और कल्पना से उसे आकर्षक, रोचक एवं मनोरंजन बनाता है। फीचर जो है वो बहुत ही बारीकी से अध्ययन करके, चिंतन और मनन करके और साथ ही साथ अपने अनुभव के द्वारा, अपनी प्रतिभा के द्वारा, कल्पना से और उसको आकर्षक और रोचक और मनोरंजन बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर प्रश्न उठता है कि फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए फीचर के गुणों या फिर विशेषताओं को जानना बेहद जरूरी है। तो फीचर के प्रमुख गुण या फिर विशेषता यहाँ पर मेंशन है, तो इन सभी विशेषताओं को पॉइंट वाइज ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ पर जो लिखा गया उसको आपको ज़्यादा हूबहू कॉपी नहीं करना है, यहाँ पर लिखी गई बातों को समझना है और पॉइंट को कॉपी करना है, पॉइंट को ही याद करना है। तो पहला क्या गुण है, देखिए, विषय वस्तु का समुचित ज्ञान। जिस विषय में आप फीचर लिख रहे हो उस विषय के बारे में पूरा ज्ञान आपको होना अति आवश्यक है। जैसे यहाँ पर देखिए, फीचर लेखन की प्रमुख विशेषता यह है कि लेखक को विषय वस्तु का पूरा ज्ञान होना चाहिए। समुचित का मतलब होता है पूरा ज्ञान होना चाहिए। जिस घटना, स्थान आदि के विषय में लेखक फीचर लिखना चाहता है उससे जुड़े सभी तथ्यों का उसे पूरी तरीके से, पूरे प्रकार से अध्ययन व चिंतन मनन करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि लेखक ताजमहल पर फीचर लिखना चाहता है तो उसे ताजमहल की संरचना यानी उसकी बनावट के बारे में, उसके इतिहास तथा भूगोल के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। तथ्यों के अभाव में फीचर केवल एक काल्पनिक या फिर बोला जाए काल्पनिक, समझिए, कहानी बनकर रह जाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए फीचर लिखने के लिए। विश्वसनीयता, यानी विश्वास भी होना चाहिए। ठीक है, जो भी चीज़ आप लिख रहे हो उस पर ट्रस्ट भी होना चाहिए। जैसे फीचर चाहे किसी भी विषय में लिखा जाए, किसी घटना पर या फिर किसी स्थान पर, लेकिन उसमें विश्वसनीयता का होना आवश्यक है। समाचार में जहाँ केवल तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, समाचार में क्या होता है, जो मेन तथ्य होते हैं उसी को ही वहाँ पर डाला जाता है, वहीं फीचर लिखते समय कल्पना और भावनाओं का मिश्रण होता है फीचर में, लेकिन आपको विश्वसनीयता उसमें झलकनी चाहिए। अब यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है वो आपका संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट तरीका, बड़ा नहीं। तो देखिए इसको कैसे आपको डिफाइन करना है। संक्षिप्तता फीचर का एक आवश्यक गुण है। फीचर में किसी घटना का भावात्मक तरीके से वर्णन किया जाता है। फीचर में क्या होता है, अपने भावों को भी, मतलब जिस टॉपिक में हम लोग लिख रहे हैं उसके भाव को भी उसमें क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। अत्यधिक तथ्यों और आंकड़ों के प्रयोग से फीचर नीरस बन जाता है। और अगर फीचर में हम लोग अधिक तथ्य या फिर आंकड़ा अगर उसमें मेंशन करते हैं तो वह नीरस बन जाता है। नीरस कहने का मतलब है जैसे कि कड़वाहट, या फिर अगर बोले कि वो फीचर पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो वही फीचर नीरस बन जाता है, खराब बन जाता है। एक सफल फीचर लेखक थोड़े शब्दों में अधिक बात कहता है। जो एक अच्छा सफल फीचर लिखने वाला रहता है ना, जो लेखक होता है फीचर लिखने वाला, वह थोड़े ही शब्द में ही अत्यधिक बातें बोलकर निकल जाता है, कहकर निकल जाता है। अतः फीचर लेखक के लिए संयमित भाषा में विषय वस्तु का रोचक एवं आकर्षक वर्णन करना भी बहुत जरूरी है। यानी जो फीचर लेखक है, जो फीचर लिखना चाहता है, भाषा को संयम तरीके से विषय वस्तु का रोचक एवं आकर्षक वर्णन करना बहुत ही जरूरी है। अगर लेखक कल्पना और भावनाओं के आवेग में बहकर विषय वस्तु का विस्तार पूर्वक विवेचन करने लगता है तो कारण वह मूल जो कथ्य है, मूल जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उस चीज से वह भटक जाता है। आगे आपका फोर्थ पॉइंट, संवेदनशील। तो इसमें फीचर लिखते समय लेखक विषय वस्तु के साथ भावनात्मक संबंध जोड़ लेता है। फीचर जैसे ही अगर कोई भी लिखता है ना, तो उसमें भावनात्मक संबंध 100% जुड़ेगा, क्योंकि उसको एंटरटेन भी करना है और छोटे छोटे शब्द के द्वारा लोगों को भी प्रेरित करना है, तो कहीं ना कहीं भावनात्मक तो उसमें जुड़ेगा। फीचर के विषय में अपने विचार व्यक्त करने वाले अधिकांश विद्वानों ने भावना एवं संवेदनशीलता को महत्व दिया है। उनके मत अनुसार फीचर में लेखक के लिए यह आवश्यक है कि वह विषय वस्तु के साथ हृदय से जुड़ा हो, ना कि बुद्धि से। यानी अगर आप फीचर लिख रहे हो तो भावनात्मक तरीके से लिखिए, अपने दिल से लिखिए, ना कि अपने दिमाग से लिखिए। यही यहाँ पर संवेदनशीलता के पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। मनोरंजकता, अब मनोरंजकता मतलब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, तो समाचार केवल तथ्यों पर आधारित होता है, उसमें सत्य का पक्ष अधिक प्रभाव होता है। समाचार की यहाँ पर बात हो रही है कि उसमें केवल तथ्य होता है, उसमें सत्य की बातें लिखी होती है, जबकि फीचर लेखक पाठक के मनोरंजन को ध्यान में रखता है। यानी फीचर का जो लेखक होता है ना, वो जो पाठक होता है उसके मनोरंजन को ध्यान में रखकर उसको लिखता है फीचर को। फीचर लेखक पाठक की रुचि, अभिरुचि का पूरा ध्यान रखता है कि जो पढ़ने वाले फीचर है उनको किस चीज़ में रुचि है। इसके लिए फीचर लेखक कल्पना तथा भावात्मकता का सहारा लेता है, लेकिन ऐसा करते हुए फीचर लेखक सत्य और तथ्य को यथावत रखता है। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि वह सत्य की बातें या फिर तथ्यों को नहीं हटाता है, उसको भी रखता है, मेंशन करता है। और साथ ही साथ फीचर में तथ्यों की सरलता, भावात्मक एवं मनोरंजन अभिव्यक्ति करता है। मतलब कहने का मतलब आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि तथ्यों के साथ साथ जिस तरीके से समाचार में तथ्य और सत्य मेंशन होता है, फीचर में भी वो सारा कुछ मेंशन होता है, लेकिन
जो लेखक है फीचर लेखन वाला, वह फीचर में भावात्मक तरीके से मनोरंजन को भी मेंशन करता है इन सभी के साथ, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका, फीचर की जो भाषा है वो सरल ना हो, सरस ना हो, सुबोध भाषा ना हो, लोगों को समझ में ही ना आए। उस कारण से क्या होता है कि फीचर नहीं रहता है। फीचर ज्ञानवर्धन तथा मनोरंजन के लिए लिखा जाता है। इसके अलावे फीचर किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, फीचर की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इनकी भाषा आसान या फिर सरस, सहज एवं बोधगम्य होनी चाहिए। यानी फीचर से हमें ज्ञान या फिर मनोरंजन मिलता है, तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए जो फीचर है उसको आसान भाषा में और सहज भाषा में उसको उतना ही लिखा जाता है ताकि लोगों को ज्ञान मिल सके और मनोरंजन हो सके। फीचर लिखते समय लेखक को लोक प्रचलित शब्दावली का भी प्रयोग करना चाहिए। यानी जब भी फीचर लिखा जाता है तो लेखक क्या करता है, लोक प्रचलित यानी उस जगह की जो भी लोक भाषा है, जो भी प्रचलित शब्दावली है, तो उस शब्द को ही प्रयोग करता है, ना कि लोग वहां पर उस भाषा को समझ ही नहीं रहे तो वो भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। भले ही वह शब्दावली तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आदि कोई भी हो, लेकिन उसी भाषा को ही वह प्रयोग करेंगे। सरल एवं लघु वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, लंबे और जटिल वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। भाषा आकर्षक हो परंतु जानबूझकर आडंबरपूर्ण व भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी इस वर्ड को आप समझ रहे हो ना, इसी को थोड़ा सा लंबा तरीके से लिख देना है जिस तरीके से यहाँ पर मेंशन है। यानी कम से कम अगर आप 6 पॉइंट्स इसको याद कर लेते हो, अपने से अगर आप बढ़ा चढ़ा कर लिखते हो, अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, तो कभी भी नंबर नहीं कटेंगे। और लास्ट में आपको निष्कर्ष में लिख देना है कि उपयुक्त गुणों व विशेषताओं के कारण ही फीचर सदा पाठकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उसमें रोचकता, सरलता, सरसता, भावात्मकता, वैचारिकता आदि ऐसे बहुत से गुण हैं जो उसे समाचार से अलग करते हैं। समाचार लेखन क्लास 10th से लेकर 11 से लेकर 12 से लेकर आज ग्रेजुएशन में भी आपको पढ़ना पड़ रहा है और साथ ही साथ आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं समाचार लेखन होता क्या है। तो समाचार को जो भी लिखते हैं, जैसे भी जो भी घटना होती है, जहाँ भी जो घटना घटित होती है, उस घटना को अगर समाचार के तौर पर लिखा जाता है उसी को ही समाचार लेखन कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको किस तरीके से लिखना है ध्यान से देखिएगा। पत्रकारिता लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। समाचार लेखन एक कला है। इसमें घटना काल व समय की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। पूरी घटना का विवरण देकर घटना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाती है ताकि समाचार पढ़ने वालों के मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई भी शंका ना रहे। यानी जो भी घटना है उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है समाचार में, ताकि जो पढ़ने वाले हैं उस खबर को, उसके दिमाग में किसी तरीके से कोई भी डाउट नहीं हो, अरे यार ये चीज़ जो हुआ है कहाँ पर हुआ है, अगर एड्रेस नहीं दिया रहेगा तो ये सवाल उठेगा। तो सारी जानकारी विस्तृत तौर पर दी जाती है और प्रस्तुत समाचार पाठकों को प्रभावित कर सके समाचार पढ़ने से, इस तरीके से सारा कुछ दिया रहता है। अब यहाँ पर 2 प्रश्न उठते हैं, लेकिन जो समाचार है वो लिखे कैसे जाते हैं, किस तरीके से लिखा जाता है, साथ ही साथ क्या समाचार लेखन की कोई विशेष शैली होती है। तो दोनों प्रश्न को अगर आप लिख देते हो पूरे तरीके से तो समझिए इसका उत्तर आपका कंप्लीट हो जाता है। देखिए पहले प्रश्न का उत्तर क्या है, यानी जो यहाँ पर पूछा गया कि समाचार लिखे कैसे जाते हैं, तो अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। उसकी एक खास शैली होती है, प्रणाली होती है, तरीके से लिखा जाता है, जैसे तैसे नहीं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या फिर सूचना या फिर जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। यानी जो भी घटना है उस घटना से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर सूचना है, जानकारी है, उसको सबसे पहले हेडलाइन में पैराग्राफ के ऊपर में लिखा जाता है। उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम इंपॉर्टेंट जो सूचना है या फिर तथ्य है या फिर जानकारी है उसको लिखी जाती है, उसको दी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता है और इसे समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के नाम से भी जाना जाता है। उल्टा पिरामिड शैली आप लोग कक्षा 12वीं में भी पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है कि यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या फिर कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी होती है। कहानी में क्या होता है, कहानी में देखिएगा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है या फिर क्लाइमेक्स अगर बोला जाए, जो भी क्लाइमेक्स होता है वो लास्ट में होता है। कहानी, आखिर आप लोग मूवी देखते हो, फिल्म देखते हो, तो कहीं ना कहीं उस फिल्म में कहानी ही रहती है। तो उस कहानी में क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में बताया जाता है। जैसे किसी का मर्डर हुआ है तो पहले नहीं बताएंगे कि कहाँ पर हुआ है, किसने मारा, वो लास्ट में बताएंगे। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट में क्या होता है, जो समाचार लेखन है जस्ट इसके अपोजिट के जैसा ही होता है। यानी उल्टा पिरामिड शैली वही चीज़ है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यानी जो क्लाइमेक्स है उसको पहले लिखा जाता है, पहले बताया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि जो कहानी या फिर कथा लेखन की जो शैली है वह उल्टी होती है। किससे उल्टी होती है? जो आपका समाचार लेखन है उससे उल्टी होती है। कहानी में क्या होता है कि क्लाइमेक्स बिल्कुल आखिर में आता है, जबकि जो
समाचार लेखन होता है उसमें उल्टा पिरामिड शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या फिर सूचना या फिर अगर बोला जाए क्लाइमेक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होता है, बल्कि इस शैली में पिरामिड का उल्टा होता है। कहने का मतलब उल्टा कर दिया जाता है, यानी पहले बता दिया जाता है। ओवरऑल आपको एक ही वर्ड में बताया, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो सारा कुछ पहले ही दिखा दिया जाता है। समाचार शैली में मूवी या फिर कहानी के जैसा लास्ट में नहीं बताया जाता है। हालांकि इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के बीच से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ था। यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी? जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था उस समय टेलीग्राफ संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी। टेलीग्राफ एक जरिया है जिसमें संदेश भेजा जाता था और जिसकी सेवाएं महंगी होती थी, अनियमित और दुर्लभ भी होती थी। यानी अच्छे से इसका लाभ नहीं उठा पाते थे, ठीक है, सेवाओं को, खबर को पहुंचाने के लिए। कई बार तकनीकी कारणों से भी सेवा ठप हो जाती थी, टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो जाता था, जिस कारण से भी इसकी सेवा एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाती थी। इसलिए संवाददाताओं को किसी घटना की खबर कहानी की तरह नहीं, बिल्कुल दूसरे के जैसा विस्तृत, मतलब कहानी के जैसा विस्तृत से लिखने के बजाय संक्षेप में यानी शॉर्ट में देनी होती थी। क्योंकि अभी हमने बताया टेलीग्राफ पे क्या होता था, टेक्निकल प्रॉब्लम होता था, तो जो भी घटना होता था वो कहानी के जैसा नहीं, शॉर्ट में, संक्षेप में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी उसको बता दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं इसी टाइम से ही आपका ये उल्टा पिरामिड वाला शैली का विकास हुआ और धीरे धीरे लेखन संपादन की विधान के कारण यह शैली समाचार लेखन की मानक यानी स्टैंडर्ड शैली बन गई। और इसी टाइम से ही संपादक या फिर समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली का प्रचलन हुआ और यह एक स्टैंडर्ड रूप में उभर कर आई। अब हम लोग समझते हैं कि समाचार लेखन में जो ककार है, ठीक है, इसको लिखा कैसे जाता है, ककार के माध्यम से कितने ककार होते हैं, ध्यान से समझिएगा। साथ ही साथ उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है एक घटना का, ठीक है, घटना के आधार को बनाकर ककार का कैसा उपयोग किया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है समाचार लेखन में, वो सारा यहाँ पर आपको लिखना होगा एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर समाचार लेखन और ककार, किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। पहला यहाँ पर देखिए, क्या हुआ, किसके साथ हुआ, या फिर कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। ये 6 जो सवाल है वह 6 ककार है। इस क्या, किसके, या फिर कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे को 6 ककारों के रूप में भी जाना जाता है। किसी घटना, समस्या या फिर विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 ककारों को ध्यान में रखा जाता है, उसके बाद ही खबर छापी जाती है। तो देखिए यहाँ पर एक एक करके ध्यान से समझेंगे। समाचार के मुखड़े यानी इंट्रो, ठीक है, यानी पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। मुखड़ा या फिर इंट्रो बोल जाए या फिर बोले उसको हेडलाइन। तो उसमें क्या होता है, 3 से 4 ककार को यानी जो सवाल है उन सवालों को ढूंढकर उसको लिखा जाता है। जैसे कि 4 ककार, क्या है, कौन, कब और कहाँ। इसके बाद समाचार को बॉडी में, ठीक है, समाचार का बॉडी होता है इसके बाद। तो इसके बाद समाचार के बॉडी में और समाधान के पहले बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। इनमें से पहले 4 ककार क्या, कौन, कब और कहाँ सूचनात्मक और तथ्य, ठीक है, सूचनात्मक यानी जो सूचना है और साथ ही साथ तथ्य पर आधारित होते हैं, जबकि बाकी के जो ककार होते हैं कैसे, क्यों, इन सभी में विवरणात्मक, कहने का मतलब उसमें विवरण दिया रहता है, व्याख्यात्मक यानी व्याख्या की जाती है और विश्लेषणात्मक यानी पूरे तरीके से विश्लेषण किया जाता है, उसी पर जोर दिया जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण के साथ समझिए, आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब अखबार में प्रकाशित एक समाचार पर गौर कीजिए और समाचार का शीर्षक को ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर है, मॉस्को में छत ढहने से 4 लोग मरे, 29 घायल, यानी छत गिरने से 4 लोग मरे और 29 घायल हुए। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ककार का उपयोग किया गया, यानी सवालों का यूज़ किया गया है। तो पहला सवाल क्या, तो 4 मरे और 29 घायल। कौन, आम नागरिक। कब, तो गुरुवार की शाम को। कहाँ, तो उत्तर पश्चिमी मॉस्को का बाओमास्की बाजार में। इसी तरीके से आगे भी यहाँ पर सवाल है, कैसे, तो छत ढहने से आतंकवादी घटना नहीं थी, यह छत ढहने से हुई है। क्यों, छत पर बर्फ जमने से। स्रोत यानी ये जो न्यूज़ है वो कहाँ से मिली, तो आपात मामलों के जो मंत्री है, ठीक है, उनसे, या फिर मॉस्को के जो मेयर है, वहाँ के जो मेयर होंगे। मेयर समझते हो ना, जैसे कि गांव में मुखिया होता है तो शहर में क्या होता है, मेयर होता है। तो गांव के बारे में अधिकतर जानकारी किनको रहता है, मुखिया को। उसी तरीके से यहाँ पर आगे आपका प्रत्यक्षदर्शी यानी जो वहाँ पर देखे उस घटना को,
ठीक है, अपने आंखों से, यानी जो गवाह है, तो इन सभी के स्रोत के आधार पर वो न्यूज़ यहाँ पर छपी। तो ये सारा कुछ यहाँ पर उसको लिखने के लिए आकारों का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए समाचार का इंट्रो। तो मॉस्को 23 फरवरी उत्तर पश्चिमी मॉस्को के बाओमास्की बाजार में गुरुवार की शाम छत ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई और 29 घायल हो गए। 100 से अधिक लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए समाचार का जो इंट्रो है, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य था, ठीक है, उसको यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए समाचार की जो बॉडी है, इसमें क्या है, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यानी वहाँ पर जो भी थे उनके मुताबिक, पहले तो बाओमास्की भूमिगत बाजार की जो गुंबद नामा विशालकाय छत थी वह ढही, यानी गुंबद के जैसा छत था इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले वह गिर गई। उसके बाद छत को संभालने वाले खंभे एक एक करके गिरने लगे। शहर में मेयर ने इस दुर्घटना के पीछे किसी आतंकवादी संगठन के हाथ होने की बात से साफ इनकार कर दिया। यानी जो शहर के जो मेयर थे उन्होंने बताया कि यह आतंकवादी घटना नहीं है, इसका कुछ और ही रीज़न है। किसी आतंकवादी संगठन के हाथ होने की बात से इनकार कर दिया। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पिछले दिनों हुई भारी हिमपात कहने का मतलब है बर्फ की बारिश, और इसकी वजह से 30 साल पुरानी इमारत की छत ढह गई, यानी उसमें भार हो गया होगा बर्फ का, जिस कारण से वह ढह गई। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, समाचार की बॉडी में व्याख्या किया जा रहा है कि जो घटना हुई है वो कहाँ हुई, कब हुई, तो वो तो आपका इंट्रो में बता दिया, लेकिन यहाँ पर व्याख्यात्मक तरीके से, विश्लेषणात्मक तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। गौर कीजिएगा। आगे आपका आपात मामलों के जो मंत्री है उन्होंने क्या बताया कि मलबे के नीचे अभी कई लोग जिंदा है, वे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और किसी भी तरह अपने जीवित होने के संकेत से वह बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जीवित हैं, वो संकेत भेज रहे हैं, ठीक है। मोबाइल ऑपरेटर ने भी मलबों से 100 से अधिक मोबाइल संदेश मिलने की पुष्टि की है। यानी देखिए लोगों के पास मोबाइल तो जरूर होंगे पॉकेट वगैरह में, मोबाइल का भी वहां से संकेत मिल रहा है कि इतने मोबाइल मलबे के नीचे पड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि छत गिरने का मुख्य कारण इस पूरी इमारत का डिजाइन भी है। इसकी गुंबद नामा छत पर भारी बर्फ जम गई थी, संभवतः गुंबद बर्फ का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस कारण से छत गिर गई। उपरोक्त समाचार के पहले पैराग्राफ यानी मुखड़े यानी इंट्रो में 4 ककारों क्या, कौन, कब और कहां बताया गया है उसकी जानकारी दी गई है, जबकि उसके बाद 3 पैराग्राफ में 2 अन्य ककारों कैसे और क्यों के जरिए दुर्घटना के कारणों पर रोशनी डाली गई है, उसको बताया गया है। अधिकांश समाचार इस शैली में ही लिखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने महत्व के कारण कैसे या क्यों भी समाचार के मुखड़े में भी आ सकते हैं, ठीक है। ये जो कैसे या फिर क्यों भी, ये भी सवाल करके उसमें डाला जा सकता है। एक और बात याद यह भी रखने की है कि समाचार में सूचना के स्रोत यानी जिससे जानकारी हमें मिली है उसको भी अवश्य उद्धत यानी उसको भी उसमें डालना चाहिए, उसको बताना चाहिए। जैसे कि उपरोक्त समाचार में प्रत्यक्षदर्शियों यानी वहां पर जो भी मौजूद थे और आपात मामलों के जो मंत्री थे, इन दोनों का भी विचार होना चाहिए। तो इस तरीके से समाचार क्या है मैंने आपको पूरी डिटेल से बता दिया। समाचार लेखन अगर इस तरीके से लिखते हो ना और अच्छे से लिखते हो तो 100% नंबर कभी भी नहीं कटेंगे। ये हिंदी है, याद रखिएगा। तरीके से लिखोगे तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा, एवरेज मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन क्या आपका झारखंड में पत्रकारिता के विकास का वर्णन करना है, यानी झारखंड में पत्रकारिता का किस तरीके से विकास हुआ उसके बारे में आपको वर्णन करना है, या फिर इससे पहले यहाँ पर रहेगा हिंदी पत्रकारिता, तो उसका मतलब भी सेम ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। झारखंड में पत्रकारिता का विकास भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन और राज्य के गठन से गहराई से जुड़ा हुआ है। यानी झारखंड में जो पत्रकारिता का विकास हुआ है उनका संबंध अगर देखा जाए, ठीक है, यानी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा है, सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़ा है, साथ ही साथ राज्य का जो गठन है उससे बहुत ही गहराई से जुड़ा है, संबंध है। झारखंड जो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यानी 15 नवंबर 2000 को यह बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन हुआ, और जो झारखंड राज्य है वह आदिवासी की यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यानी ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पत्रकारिता ने न केवल सूचना प्रसार का माध्यम प्रदान किया बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चेतना के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ओवरऑल इस तरीके से शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन दे देना है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से इसका उद्भव हुआ, किस तरीके से इसका विकास हुआ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडिंग डालना होगा, हालांकि हमने यहाँ पर एडिट नहीं किया है। हेडिंग में आपको लिखना होगा झारखंड में पत्रकारिता का विकास या फिर उद्भव एवं विकास, जो भी आप हेडिंग डालना चाहोगे डाल सकते हो। सबसे पहला चरण क्या है, शुरुआती जो चरण है वो स्वतंत्रता आंदोलन के समय से है। यानी झारखंड में पत्रकारिता की शुरुआत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई। उस समय का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाना और आदिवासी समुदायों को जागरूक करना था।
यानी जिस समय अंग्रेज से ब्रिटिश सरकार से झारखंड लड़ रही थी, ब्रिटिश सरकार से आजादी के लिए जद्दोजहद कर रही थी, उस समय जो पत्रकारिता है वह क्या मदद कर रहा था झारखंड वासियों को आजादी दिलाने में, खास करके झारखंड राज्य को। स्थानीय भाषाओं में छोटी छोटी अखबार और पत्रिकाएं निकाली गई। कहने का मतलब है यानी जो छोटे छोटे अखबार होते थे, इस जगह का न्यूज उस जगह पहुंचाया जाता था, या फिर उसके अलावा छोटे छोटे जो पत्रिकाएं होते थे वो भी रिलीज होता था, ताकि कहीं पर भी आंदोलन हो, दूसरे जगह के लोग, दूसरे जिले के लोग वो जान सके कि हाँ वहां पर आंदोलन किस तरीके से हो रही है, अगले दिन की वो खबर पढ़ सके। ये पत्रिकाएं आदिवासी संस्कृति, अधिकारों, संघर्षों को उजागर करती थी। उस दौर में पत्रकारिता जन चेतना और एकता का माध्यम बनी। यानी ये भी बात यहाँ पर बोली गई है कि जो पत्रकार है वो क्या करते थे, खास करके आदिवासी के जो सांस्कृतिक अधिकार है या उनका जो भी मूल अधिकार है, ठीक है, जिस तरीके से वो इस राज्य के मूल निवासी है, उनका अधिकार उनको नहीं मिल रहा था, उन सभी के बारे में छापना अखबारों का काम था, ठीक है, पत्रकारों का काम था। और साथ ही साथ लोगों में एक चेतना की भावना भी पत्रकार के द्वारा उत्तेजित हुई और आजादी में इस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन के समय किस तरीके से भूमिका निभाई वो आप देख चुके हैं। इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट आपका दूसरा जो चरण है वो स्थानीय पत्रकारिता का विकास। यानी झारखंड में जो क्षेत्रीय भाषा है, खोरठा है, कुरमाली है, संथाली है और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उन सभी भाषाओं पर भी क्या होता था, यहाँ पर पत्रकारिता का विकास हुआ। जैसे कि हिंदी, संथाली, नागपुरी और अन्य आदिवासी भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं शुरू की गई। इनका उद्देश्य गांव या फिर आदिवासी क्षेत्रों की समस्याओं को सामने लाना था। पत्रकारिता ने शिक्षा, स्वच्छता और सामाजिक सुधार में मदद की। हालांकि संसाधनों की कमी और बड़े अखबारों के दबाव ने स्थानीय पत्रकारिता को सीमित कर दिया। देखिए, छोटे छोटे जो पत्रकार होते थे, अखबार होते थे, उसमें क्या क्या छपता था, जो आदिवासी का जो भी अधिकार है उसके बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में, और जो भी गांव की जो समस्या होती थी उसके बारे में वो उजागर करते थे। और साथ ही साथ जो भी एजुकेशन से रिलेटेड, जो गांव के लोग पिछड़े हैं, आदिवासी के लोग पिछड़े हैं, उससे रिलेटेड उनमें छपती थी। लेकिन यहाँ पर जो बड़े बड़े अखबार थे, कहीं ना कहीं वो बहुत ही तेजी से बिक रहे होंगे, उनका ज्यादा प्रचलन होगा, जिस कारण से उनके सामने ये जो छोटे छोटे जो पत्रिकाएं थे वह कहीं ना कहीं दबाव महसूस करते थे। तो इस तरीके से स्थानीय पत्रकार का भी विकास हुआ। छोटे छोटे जो अखबार होते थे, जैसे कि ये हिंदी भाषा का कोई अखबार निकल गया, संथाली का या नागपुरी का, समझ में आया ना। हालांकि जो बड़े बड़े अखबार थे उनमें तो इनका कंपैरिजन नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे इनका भी विकास हुआ। अब तीसरे चरण पर देखते हैं राष्ट्रीय अखबारों का प्रवेश। झारखंड में कैसे कैसे जो राष्ट्रीय अखबार था वो प्रवेश कैसे किया, तो देखिए यहाँ पर झारखंड में बड़े राष्ट्रीय अखबार जैसे कि हिंदुस्तान, प्रभात खबर और दैनिक जागरण ने अपने संस्करण शुरू किए। इन अखबारों ने राज्य की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। शिक्षा, राजनीति और आदिवासी मुद्दों पर गहराई से रिपोर्टिंग की गई। हालांकि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों को कम कवरेज मिली। राष्ट्रीय अखबारों ने स्थानीय पत्रकारिता को नए मानक दिए। देखिए फिर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ दिनों के बाद जैसे देश आजाद हुआ, देश आजादी के बाद छोटे छोटे अखबार आए, जैसे कि अलग अलग अपना जो क्षेत्रीय भाषा था उसके आधार पर। हालांकि वो उतना प्रचलित नहीं हुए, जो बड़े अखबार थे उसके सामने वो दबाव महसूस कर देते। फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद राष्ट्रीय अखबार का भी प्रवेश हुआ झारखंड में, जैसे कि हिंदुस्तान, प्रभात खबर और दैनिक जागरण वगैरह वगैरह। इन्होंने भी कहीं ना कहीं झारखंड के राजनीतिक मुद्दे पर बात की, आदिवासी की जो भी चीजें हैं उनके अधिकार के बारे में बात की और रिपोर्टिंग की। फिर भी कहीं ना कहीं इनके अखबार में जो दूर दराज में छोटे छोटे जो गांव थे, ग्रामीण इलाके थे, वहां कवरेज ये नहीं करते थे। तो इस तरीके से राष्ट्रीय अखबारों का भी प्रवेश कैसे हुआ झारखंड में वो हमने देखा। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव। यानी जो आप टीवी वगैरह देखते हो या रेडियो सुनते हो, झारखंड के खबर के बारे में, मैं झारखंड की खबर की बात कर रहा हूँ। तो झारखंड के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विस्तार 2000 के बाद, यानी सन 2000 के बाद तेजी से हुआ। क्षेत्रीय समाचार चैनल जैसे कि ईटीवी झारखंड या फिर सहारा समय, ये सारे चैनल है, ठीक है, ने सूचना प्रसार में मदद की। टीवी ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाई। इससे आम जनता को राजनीति, सामाजिक और आर्थिक खबरें आसानी से मिलने लगे। यानी जो पेपर में छपते थे अब वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, यानी टीवी हो गया या रेडियो हो गया, इन सभी चीजों में या फिर इन टीवी चैनलों में उनको मिलने शुरू हो गए झारखंड के खबर के बारे में। हालांकि यह मीडिया कभी कभी राजनीति दबाव में भी काम करता था, यानी जो सरकार के दबाव को भी यह मीडिया जो है वो महसूस करती थी।
तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस तरीके से झारखंड में आई वो हमने देखा। अब देखते हैं डिजिटल मीडिया का उदय। तो डिजिटल मीडिया ने झारखंड में पत्रकारिता का रूप बदल दिया। सोशल मीडिया, ब्लॉग और यूट्यूब चैनल ने आम लोगों को अपनी आवाज उठाने का मंच बना दिया है, जैसा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देखते आए हो। अगर ग्रामीण समस्याएं भी ऑनलाइन सामने आती हैं, युवा पत्रकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं और झारखंड के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर तक ले जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो भी गांव के स्तर पर जो देखा जाए तो छोटे छोटे, आप अभी भी देखिएगा एक यूट्यूब चैनल है हजारीबाग अपडेट्स, वो जो हजारीबाग के एरिया में जो छोटे छोटे गांव होते हैं उस स्तर के अपडेट को वो क्या करते हैं, देते हैं। तो वो यूट्यूब के द्वारा देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक डिजिटल मीडिया का एक उदाहरण है जो झारखंड में है। और इसी तरीके से बहुत सारे गांव के क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल या फिर सोशल मीडिया के द्वारा खबरों को क्या करते हैं, उजागर करते हैं और इस तरीके से उनका विकास हुआ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पत्रकारिता की चुनौतियां। अब देखिए पत्रकारिता रिलीज तो हुई झारखंड में, बहुत सारे पत्रकारिता आई और किस तरीके से विकास हुआ, लेकिन इसकी चुनौतियां भी देख लेना जरूरी है और आपको लिखना भी जरूरी है एग्जाम में। झारखंड में पत्रकारों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें राजनीतिक दबाव भी है। जो सरकार सत्ता पर 5 साल के लिए आती है, अगर उसके विरुद्ध कुछ ज्यादा अगर अटपटा लिख दिया जाए तो कहीं ना कहीं पत्रकारों पर दबाव पड़ता है। इसके अलावा सुरक्षा की कमी भी हो जाती है, आर्थिक सीमाएं भी शामिल होती है। आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को मुख्य धारा की मीडिया में जगह मिलना मुश्किल है। और जो भी गांव के क्षेत्र की जो समस्या है या फिर इसके अलावा जो आदिवासी की जो समस्याएं हैं, मीडिया में अगर इस समस्या से रिलेटेड अगर चीज चलाओगे तो कहीं ना कहीं दबाव भी महसूस होती है। इनकी जगह ही नहीं है, बस मीट मसाला जैसा आपको मिक्स कर देना है और आपको क्या करना है, बताना है कि हाँ झारखंड बहुत अमीर राज्य है तो अमीर राज्य, लेकिन कौन अमीर बन रहा है, झारखंड की संपत्ति को कौन लूट रहा है, कौन खा रहा है, वो आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन इसका उजागर किसी भी पत्रकार द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा या फिर अखबार द्वारा उजागर नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है पत्रकारिता में। इसके अलावा इसके बावजूद पत्रकारिता राज्य के सामाजिक बदलाव और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही रहे हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता की जरूरत आज भी बहुत है, ठीक है, क्योंकि अगर जब तक झारखंड के धरातलीय स्तर पर अगर कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करेगी, यकीन मानिए झारखंड से अगर देखा जाए दुर्भाग्य किसी भी राज्य का नहीं है। बहुत अमीर राज्य है संपत्ति के तौर पर, लेकिन फिर भी यहाँ की सच्चाई कोई भी दिखाना नहीं चाहता और यहाँ के लोग बाहर बाहर काम करने के लिए जाते हैं, ये भी कहीं पर उजागर नहीं होती। ये भी सच्चाई है, बहुत बड़े आंकड़े पर जाते हैं लोग काम करने के लिए, मतलब यहाँ पर सारी संपत्ति होते हुए भी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दबाव है। चलिए, ये चुनौतियां हैं पत्रकारों के लिए। अब निष्कर्ष के तौर पर आपको क्या लिखना है कि झारखंड में पत्रकारिता ने सामाजिक जागरूकता बढ़ाने, आदिवासी समुदायों की समस्याओं को उजागर करने और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि आज भी झारखंड में पत्रकारिता को अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। डिजिटल और स्थानीय पत्रकारिता का विकास भविष्य में झारखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो इस तरीके से झारखंड में किस तरीके से पत्रकारिता शुरू हुई, किस तरीके से वर्तमान टाइम में है, वो मैंने आपको डिटेल से बता दिया। इससे आसान आपको वीडियो नहीं मिलेगी। अब देखिए कुछ क्वेश्चन 5 नंबर में या फिर हो सकता है लॉन्ग में भी दे तो कुछ टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पर ये टॉपिक समाचार वाचन, जिसको आप बुलेटिन बोलते हो ना, वही चीज है समाचार बोलना, वाचन करना। तो उसके बारे में एक बार पढ़ लीजिए। एक और टॉपिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए समझते हैं समाचार वाचन को। समाचार वाचन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी समाचार चैनल, रेडियो या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समाचारों को पढ़कर जनता तक पहुंचाया जाता है। एक लाइन में आपको लिखना है कि समाचार वाचन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी समाचार चैनल, अब कौन से चैनल, अखबार में तो आप बोलते थोड़ी ना हो, कोई भी मीडिया वाले, उसमें तो लिखा हुआ सारा कुछ रहता है। तो क्या लिखोगे? रेडियो, जहां पर आपको आवाज सुनाई देती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे कि ये यूट्यूब भी है और बहुत सारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म होते हैं, वो डिजिटल में ही चला जाएगा। इसके अलावा समाचारों को पढ़कर जनता तक पहुंचाया जाता है, यानी जो आपका न्यूज चैनल है तो उसी को ही समाचार वाचन बोला जाता है। इन सभी प्लेटफॉर्म में जो भी खबरों को पढ़कर सुनाया जाता है लोगों को, ठीक है, उसी को ही समाचार वाचन कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसमें सही उच्चारण, स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं।
यानी इसमें आपको उच्चारण करने का अकल होना चाहिए। जैसे मैं यूट्यूब में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देता हूँ रिव्यू के अकॉर्डिंग, या मैं आपको पढ़ाता ही हूँ। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है समाचार, मैं इसको पढ़ूंगा समाचार, कैसा लगेगा आपको? कहीं ना कहीं अंदर से फील आएगा, अरे यार ये टीचर है कि पता नहीं, ये हमको उल्लू बना रहा है सिर्फ व्यूज के लिए। जरूर महसूस होगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हो भाई। ऐसे थोड़ी ना सीधा कुएं में दौड़ जाओगे कि हाँ अरे यार इससे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है, चलो यहीं से पढ़ लेते हैं। अरे भाई क्वालिटी देखिए, ग्रेजुएशन कर रहे हो आप, कल जाके कहीं जॉब करोगे तो कहीं आपकी इज्जत पूरे तरीके से नीलाम ना हो जाए। क्वालिटी भी होनी चाहिए टीचर पर। जो भी न्यूज रिपोर्टर होते हैं वो समाचार वाचन जब भी बोलते हैं तो उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए समाचार वाचन की। उसके लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए? उच्चारण सही होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, और आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस, डर भय नहीं होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए। तो समझिए वह एक अच्छा समाचार वाचन है। समाचार वाचन केवल सूचना देने का माध्यम ही नहीं, बल्कि यह समाज में जागरूकता बढ़ाने और विश्वसनीयता बनाए रखने का भी काम करती है। तो ये हो गया आपका समाचार वाचन के बारे में इंट्रोडक्शन। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं समाचार वाचन के प्रमुख पहलू या फिर बोला जाए चरण। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला भाषा और उच्चारण, यानी समाचार वाचन के लिए क्या बोला गया है कि जो भाषा और उच्चारण है उसमें मजबूती से पकड़ होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि समाचार वाचन को भाषा पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए, और साथ ही साथ उच्चारण स्पष्ट और सटीक होना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति समाचार को आसानी से समझ सके। और जो भी क्षेत्रीय भाषा है उनको भी जानना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी क्षेत्रीय भाषा के आधार पर उस क्षेत्र के बारे में बता सके। तो भाषा उच्चारण ये हमने देख लिया। इसके बाद देख लेते आवाज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, आवाज का नियंत्रण। समाचार वाचक की आवाज मधुर, स्पष्ट और सुनने में आरामदायक होनी चाहिए, सुनने में अच्छा लगना चाहिए। और इसके अलावा भावनात्मक नियंत्रण आवश्यक है, ताकि गंभीर, खुशी या दुखद समाचारों की उपयुक्त तरीके से प्रस्तुत किया जाए। जैसे कि अगर कोई दुर्घटना हो गई, अब दुर्घटना ज्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल सा दुर्घटना हुआ है, अब उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बोलना, प्रस्तुत करना कि जैसे अचानक कहीं भूकंप आ गया है, तो ये तरीका नहीं है एक समाचार वाचन का। यानी कहीं ना कहीं जो उसकी गंभीर अवस्था है उसको भी देखना है, उसमें खुशी डालनी है या दुख डालना है, उसको भी बैलेंस करके समाचार वाचन करना है। हर एक तरीका उनको आना चाहिए। समाचार वाचन में जो टोन है, पिच है, वो भी सही उपयोग होना चाहिए, ताकि दर्शकों को उससे जुड़ने में आसानी होती है। तीसरे पॉइंट्स पर अगर देखें, समाचार सामग्री की समझ। वाचक को पढ़े जाने वाले समाचार की गहरी समझ होनी चाहिए, यानी जो भी बोलने वाला है समाचार, उसके बारे में, उस खबर के बारे में कहीं ना कहीं उसको गहरी नॉलेज होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। किसी विषय पर सही जानकारी और तथ्यात्मक प्रस्तुत आवश्यक है। अगर जिस विषय के बारे में वो जानकारी दे रहा है, उस खबर के बारे में, उस समाचार के बारे में, उसको तथ्यात्मक भी प्रस्तुत करना है, यानी तथ्यों के आधार पर। ऐसा नहीं कि आप बोल दीजिएगा वहां पर इंसान उड़ रहे हैं झारखंड के हजारीबाग जिले में, तो भाई उसका तथ्य क्या है? बिना तथ्य वाली बातें न्यूज चैनल में नहीं चलती है। इसके अलावा भाषा में जटिल शब्दों का बिल्कुल कम उपयोग करें, जो टफ लैंग्वेज है, ठीक है, ताकि सभी वर्गों को, लोगों को समाचार समझ सके। अब आते हैं प्रस्तुति शैली। समाचार को पेश करने का तरीका आकर्षक और प्रभावी होना चाहिए। साथ ही साथ नेत्र संपर्क, यदि टेलीविजन पर हो यानी टीवी पर हो, तो आंखों से ऐसा मतलब उनको बिहेव करना चाहिए, बोलना चाहिए, ताकि लोग आंखों से देखते रहे, और शरीर की भाषा आत्मविश्वास से भरी होनी चाहिए। समाचार पढ़ते समय किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आपका तकनीकी ज्ञान। तकनीकी ज्ञान कहने का मतलब है जो भी रिपोर्टर होते हैं या बोलने वाले होते हैं, उनके पास टेलीप्रॉम्प्टर होते हैं, माइक्रोफोन होते हैं, और कैमरा संचालन का वो ये सारी चीजें होते हैं। कैमरा होता है, माइक्रोफोन होता है, ठीक है, और ये होता है। तो इन सभी तकनीक चीजों की उनको ज्ञान होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जो भी बोलने वाले, अचानक पता चलेगा कोई है नहीं, आपको तुरंत बोलना है, ऑफिस में है नहीं, तो सारा कुछ आपको खुद से फिट करना होगा। ठीक है, न्यूज बोलने के लिए लाइव प्रसारण के दौरान संयम बनाए रखना, और तकनीकी गड़बड़ी से भी आपको निपटने का जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 6वें नंबर पॉइंट पर, तत्काल निर्णय लेने की क्षमता। तत्काल निर्णय लेने की क्षमता का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि जैसे कि लाइव समाचार वाचन के दौरान अचानक ब्रेकिंग न्यूज आने पर उसे तुरंत और सही ढंग से पेश करना। आप लोग देखते हो कभी समाचार बोला जाता है तो अचानक कुछ ब्रेकिंग न्यूज आता है, तो कुछ समाचार जैसे क्रिकेट के बारे में बताया जा रहा है, और अचानक समाचार आ जाता है कि यहाँ पर इस जगह पर बहुत ही बड़ा धमाका हो गया, ब्रेकिंग न्यूज। तो इस तरीके से उनको बोलना भी आना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखना और पेशेवर रवैया अपनाना महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आपका समाचार वाचन के कुछ प्रकार देख लेते हैं। टेलीविजन समाचार वाचन, यानी दृश्य और ऑडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। वाचक को कैमरे के सामने आत्मविश्वास से खड़ा होना पड़ता है। चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना
होता है। ये तो सिंपल है, समझ गए होंगे। अगला टाइप देखिए, रेडियो समाचार वाचन। इसमें केवल आवाज के माध्यम से समाचार बोला जाता है। आवाज की स्पष्टता प्रभावशाली होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, लोगों को सुनने में अच्छा लगना चाहिए। इसके अलावा तीसरा जो टाइप है, डिजिटल प्लेटफॉर्म समाचार वाचन। देखिए 3 टाइप के हैं। पहला तो आपका टीवी पर, जिसमें आप दिखाई भी देते हो, साथ ही आपकी आवाज सुनाई देती है। दूसरा जो टाइप है वो रेडियो, जिसमें आपकी आवाज सुनाई देती है। और तीसरा जो टाइप है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब ये अलग अलग है, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव या फिर रिकॉर्डेड समाचार बताई जाती है, ठीक है। इंटरएक्टिव शैली और दर्शकों के सवालों का जवाब देना जरूरी होता है। तो जैसे मैं आपके कमेंट का जवाब देता हूँ या यूट्यूब, फेसबुक द्वारा जो भी आपको जानकारी मिलती है, ये इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ये 3 टाइप से होते हैं। अब इसके अलावा समाचार वाचन के लिए क्या कौशल होनी चाहिए, तो भाषा पर नियंत्रण, वही चीजें जो अभी हमने देखा, जो पहल है ना समाचार वाचन का, वही स्टेप यहाँ पर भी। अनुभव और आत्मविश्वास होनी चाहिए। तटस्थता यानी समाचार को बिना किसी पूर्वग्रह के प्रस्तुत करना, ठीक है। इसके अलावा अनुशासन यानी समय प्रबंधन और सही ढंग से समाचार की तैयारी, ये सारा कुछ होना चाहिए। अब चुनौतियां क्या होती है समाचार वाचन में, तो लाइव प्रसारण के दौरान तकनीकी समस्या अगर हो जाएगी, अचानक कोई लाइव में है, अचानक पता चला कि वाईफाई कट हो गया, तो ये लाइव खत्म हो जाएगा, नहीं चलेगा। तो ये सारी समस्या होती है। इन सभी चीजों की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा राजनीति और सामाजिक दबाव भी होता है। समाचार को सही संदर्भ में प्रस्तुत करने की भी चुनौती होती है। साथ ही साथ नकली समाचारों से बचना और तथ्य की जांच करना, ये भी एक चुनौती है। बाकी यहाँ पर निष्कर्ष के तौर पर जो यहाँ पर लिखी गई है, आप इसे देख सकते हो। क्या लिखा गया है कि समाचार वाचन एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य है जो समाज में सूचना का आदान प्रदान का कार्य करता है। यह वाचक की भाषा, प्रस्तुत शैली और तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करता है। अच्छे समाचार वाचक बनने के लिए नियमित अभ्यास, आत्मविश्वास और समय के साथ सीखने की इच्छा आवश्यक है। आपके अंदर अगर आपको मन ही नहीं करता है, ये क्या बोलते हैं इसको, न्यूज रिपोर्टर बनना, समाचार वाचन करने के लिए, तो फिर नहीं बन पाओगे, ठीक है। इंटरेस्ट भी बहुत जरूरी है। अब ये जो लास्ट टॉपिक बचा, समाचार संयोजन, तो वही है, समाचार संपादन ही है, न्यूज एडिटिंग, दोनों का मतलब एक ही है। तो जो समाचार संपादन में मैंने आपको बताया है, वही यहाँ पर आंसर सीधा आपको डालकर आ जाना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समाचार संयोजन का मतलब न्यूज एडिटिंग ही होता है। नए व्यूअर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कम से कम जो भी अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ये गलत बात है।